आज की जो वीडियो है वो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के जितने भी सारे बच्चे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनको अपने सोशल स्टडीज की एक बुक इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ता है, तो एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उसका नाम बच्चों है मनी एंड क्रेडिट। जी हाँ, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वन शॉट होने वाली है। हम लोग कंट्री में बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था। बार्टर मतलब होता था कि सर एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स का एक्सचेंज करना, क्योंकि मनी तो हमारे पास होती नहीं थी, करेंसी हमारे पास होता नहीं था। आज तो बकायदा वो गांधी जी के बकायदा 500 2000 के नोट लोग दिखाई देते हैं, है ना। करेंसी छोटे छोटे 1 2 5 10 20 50 के सिक्के लोग दिखाई देते हैं। लेकिन पहले ये सब नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था कि अब लोगों को एक्सचेंज तो करना था गुड्स को, तो उसके लिए बदले वो किसी न किसी प्रॉपर तरीके करेंसी का यूज करते थे या एक गुड्स का यूज करते थे। वही गुड्स क्या कहलाता था? बार्टर सिस्टम कहलाता था। कि जब दो बंदे मिलकर के एक दूसरे के वांट को फुलफिल करेंगे तो इसे ही कहा जाने लगा एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सोचो 5 से 10% का जो बेनिफिट है वो कौन कमा रहा है? बैंक। इसी तरीके से बैंक अपने अर्निंग का सोर्स बना लेती है। तो बैंकों के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, वो हमारे ही पैसों पे अपना प्रॉफिट कमा लेती है। एक पॉजिटिव रोल लेके गया, एक क्या लेके गया? नेगेटिव रोल। इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंट आपके लिए है, चॉइस आपकी है कि आपको पैसा कमाना है और कमा के उड़ाना है, या कमाना है कमा के बचाना है और बचाने के बाद उसमें से कुछ पैसा उड़ाना है। तो चॉइस इज योर्स, मार्केट इज योर्स। जो पैसा होता है ना, कभी भी गोल नहीं होता, गोल आजादी होती है। गोल क्या होती है? गोल हमारी आजादी होती है, और उस आजादी को पाने के लिए एकमात्र रास्ता पैसा है। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो है वो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के जितने भी सारे बच्चे, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनको अपने सोशल स्टडीज की एक बुक इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ता है और एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उसका नाम बच्चों है मनी एंड क्रेडिट। जी हाँ, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वन शॉट होने वाली है। वन शॉट मतलब क्या हुआ समझिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर को टच भी नहीं किया हुआ अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, तो भाई वो वीडियो इन्हीं लोग के लिए है। आज आइए, आज आपको A to Z लेकर के पूरे मनी एंड क्रेडिट के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन आपके संग शेयर करेंगे, आपसे बातें करेंगे और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपके सामने रखेंगे। क्या होता है मनी और क्या होती है क्रेडिट। सेकंड पॉइंट बच्चों कि अब उसी के बाद जैसे ही आप लोग के एग्जामिनेशन और ज्यादा पास होते रहेंगे, तब उसके लिए हम लोग एक और वीडियो प्रिपेयर करेंगे जो 10 से 15 मिनट की होगी, कि उसको बोलेंगे रैपिड रिवीजन कोर्स। उस रैपिड रिवीजन कोर्स में क्या करेंगे? हम लोग फटाक से 10-15 मिनट के अंदर में पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन आज जो विषय है, आज जो सब्जेक्ट है, वो हम लोग का क्या है? वो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना सर मनी एंड क्रेडिट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफली नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों आइए बिना किसी बात को इधर उधर करते हुए सीधे शुरू करते हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है? मनी एंड क्रेडिट। तो बच्चों ये वन शॉट वीडियो होगी आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये होगी, वन शॉट में क्या होगा सर, आपको इस वीडियो में आपको वो सारे के सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सब आपको अच्छे से मिल जाने हैं। इसमें आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि सर मनी एंड क्रेडिट्स क्या होते हैं, सर हमारे पास ये प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, चेक का नाम सुना है सर, बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं पैसे वो क्या होते हैं, सर जो क्रेडिट होता है हम लोग की जो मार्केट में गुडविल जो क्रेडिट होती है सर उसे क्रेडिट कहते हैं, या सर इस बुक में जो क्रेडिट दिया वो उसका मीनिंग अलग होगी। तो भाई उन्हीं सब चीजों को तो डिफरेंशिएट करना है और बात किसके बारे में पढ़नी है सर? मनी के बारे में पढ़ना है। मनी सर ये क्या है? पैसा। जी हाँ, वही सुना होगा आप लोगों ने ना कि मनी क्या, पैसा क्या होता है? हाथ की मैल होती है सर। तो आइए आज उसी हाथ के मैल को पढ़ना है प्रॉपर तरीके से और ये जानना होगा कि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में या इस पूरे होल यूनिवर्स के लाइफ में एज अ मनी और क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो को आप लोग के एक नई एनर्जी और एक नए लेवल के साथ में। चलिए तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग पास क्या निकल के आ जाता है? पहला पॉइंट आ जाता है सर मनी एंड क्रेडिट का। अब भाई मनी एंड क्रेडिट क्या है समझिए बच्चों। मनी एंड क्रेडिट मतलब, मनी मतलब क्या हो गया? पैसा। क्रेडिट मतलब क्या हो गया? उधार। अब सोचो कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आज का जो मॉडर्न जमाना है, तो हम लोग आज की डेट में पैसों का बहुत ज्यादा बखूबी इस्तेमाल करते हैं। आपको कॉपी परचेस करनी होगी, पेंसिल परचेस करनी होगी, कपड़े अच्छे परचेस करने होंगे, कहीं ट्रिप पे घूमने जाना होगा, हर जगह आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली होगी? पैसे की। ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन सर ये जो क्रेडिट लिखा सर इसका क्या मतलब होता है? तो भाई समझेगा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्रेडिट मतलब हो गया उधार। जब पैसे आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप कहीं ना कहीं से पैसों को अरेंज तो करोगे ना। जैसे अब मुझे सर कहीं घूमने जाना है, या मान लीजिए सर 15 तारीख को मुझे स्कूल की फीस पेमेंट करनी है, लेकिन मेरे पापा के पास तो पैसे अभी नहीं है। तो पापा क्या करेंगे? जिस जगह पे काम कर रहे होंगे या तो उनसे वो एडवांस में पेमेंट ले लेंगे। एक बात, अगर वो एडवांस पेमेंट नहीं लेते तो अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी फ्रेंड को वो कॉल करेंगे, बोले भाई ये काम कर, पैसा दे दे, 1 हफ्ते बाद मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो वो 1 हफ्ते का जो टेन्योर मिला ना, कि बिना आपके किसी सिक्योरिटी के या बिना आपकी सिक्योरिटी रख करके भी। अब सिक्योरिटी क्या होता है बच्चों समझिएगा, जैसे अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आप इस सामान को ऐसे गिरवी रखोगे, कोलैटरल रखोगे, ठीक है, तो उसके बदले में आपको पैसे मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्रेडिट। तो क्रेडिट 2 तरीके से होते हैं। पहला उधार वो कि कुछ सामान रखो तब पैसा पालो, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास?
कि सामान नहीं भी रखेंगे फिर भी सर हमारी इतनी अच्छी मार्केट में क्रेडिट है कि हमें मार्केट से क्रेडिट मिल सकता है। अब यहां पे एक क्रेडिट का मतलब हो जाता है गुडविल और एक क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है, पैसा। तो भाई जब आपके पास पैसे ना हो तो आपको मार्केट से पैसे उठाने हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। रिलेटिव से पैसे उठाएंगे 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, फ्रेंड से उठा सकते हैं, फिर उन्हें वापस पेमेंट भी करना होता है। लेकिन मनी क्या होता है बच्चों, आइए समझिएगा। क्या मनी सर अभी से स्टार्टिंग हुआ? सर बहुत पहले से भी था। जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे सर हिस्ट्री एंड टाइमिंग में, उस समय जो हम लोग इतने लोगों के नाम सुने हैं, महाराणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, अकबर के बारे में, सबके बारे में सुना था। तो क्या सर उन लोगों की टाइमिंग में सर क्या मनी यूज होता था? ऑफ कोर्स होता था बच्चों, समझिएगा। सबसे पहले हमारे कंट्री में आता है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम सर ये क्या होता था, देखो जब लोग धीरे धीरे बड़े होने लगे या जब लोग ऑलरेडी जब हमारे पास थे तो उन्हें अपनी नीड एंड वांट को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को खाना पीना पड़ता था। अच्छा, कुछ लोग उसमें ऐसे हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारा स्टॉक हुआ करता था, बहुत सारा मतलब धन अनाज कुछ भी उनके पास, फूड ग्रेन सबसे ज्यादा होते थे। और एक वो सेक्टर होता था जिसके पास कुछ नहीं होता था। लेकिन अब दोनों को भाई कुछ ना कुछ खाना पीना होगा, क्योंकि वो बहुत सारा फूड ग्रेन रखेगा लेकिन उसको और भी कई सारी नीड्स एंड वांट को फुलफिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा भाई, पैसा चाहिए। अब पैसा तो था नहीं, तो पहले के समय में बार्टर सिस्टम चलता था। अब बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है सर, एक गुड्स देंगे और क्या लेंगे, अच्छा दूसरी गुड्स आपसे ले लेंगे। इससे बोलते थे बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब एक हमारी जो जरूरत होगी वो आपके पास होगी, आपकी जो जरूरत होगी वो मेरे पास होगी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे कंट्री में कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारी कंट्री छोड़िए हमारे वर्ल्ड में ही कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता ही नहीं था। तो लोग क्या करते थे, एक गुड्स को देते थे और उस गुड्स के बदले में कोई दूसरी गुड्स उठा लेते थे। जैसे एग्जांपल, सब मेरे पास वीट बहुत ज्यादा है लेकिन मुझे चाहिए राइस, तो मुझे किसी ऐसे बंदे की तलाश करनी पड़ेगी ना भाई जो मुझसे राइस लेकर के क्या, जो मुझसे वीट लेकर क्या कर ले, मुझे राइस दे दे। तो इससे बोलते थे बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते थे, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं इस कुछ छोटे से पॉइंट को कि सर मनी आई कहां से। तो देखो बच्चों, मनी इज यूज्ड इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि बच्चों याद रखिएगा, किसी गुड्स को परचेस करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे आज आप कोई भी सामान परचेस करोगे तो आप क्या देते हो, पेमेंट करते हो, पैसा देते हो ना। यही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या, तो जिस भी आप करेंसी का जिस भी वैल्यू का आप यूज करते हो उसे बोला जाता है मनी। इन अर्लियर टाइम्स द मेथड ऑफ बार्टर एक्सचेंज वॉज फॉलोड। तो सबसे पहले टाइमिंग में हम लोग कंट्री में बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था। बार्टर मतलब होता था कि सर एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स का एक्सचेंज करना, क्योंकि मनी तो हमारे पास होती नहीं थी, करेंसी हमारे पास होता नहीं था। आज तो बकायदा वो गांधी जी के बकायदा 500 2000 के नोट हम लोग को दिखाई देते हैं, है ना। करेंसी छोटे छोटे 1 2 5 10 20 50 के सिक्के हम लोग को दिखाई देते हैं, लेकिन पहले ये सब चीज नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था कि अब लोगों को एक्सचेंज तो करना था गुड्स को, तो उसके लिए बदले में वो किसी न किसी प्रॉपर तरीके करेंसी का यूज करते थे या एक गुड्स का यूज करते थे। वही गुड्स क्या कहलाता था, बार्टर सिस्टम कहलाता था। फिर हम लोग बढ़ते चले गए, दिमाग बढ़ा, हम लोग का थोड़ा सा जो एक इंक्रीमेंट था, जो नॉलेज था वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। तो हैव टू एग्री सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। तो एक दूसरे को अपनी वो कमोडिटी क्या करते थे, कमोडिटी मतलब हो गया बच्चों जो वस्तु, ऐसा कोई हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई हो गया, एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरे प्रोडक्ट को लेना, ठीक है। तो मैनी ओवरकम्स ऑल द लिमिटेशंस दैट एग्जिस्टेड इन द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इन मॉडर्न डेज मनी हैज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेंसी। तो बच्चों याद रखिएगा, आज की डेट में हमारे पास क्या आ चुका है, मनी आई है, और उसके कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स है। क्या है सर, हमारे पास करेंसी में अवेलेबल है, प्लास्टिक मनी में अवेलेबल है, चेक के फॉर्म्स में भी सर अवेलेबल है ना। और बैंक क्या करता है, आज हमारे पास वो सारे के सारे मार्केट में इकोनॉमी जो हमारी मतलब एक जो अर्थव्यवस्था हो, जो मतलब जहां पे मनी का फ्लो इनफ्लो भी हो और मनी का आउटफ्लो हो, प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो ये सारा काम क्या करती है, जो बैंक होती है वो हमको पैसा भी उधार देती है, लोन पे या तो क्रेडिट पे पैसा हमको उधार वापस कर देती है ना। तो फिर हमको जब बैंक से पैसे ले लेंगे तो फिर हम बैंक को पैसे वापस कर देंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, पैसा कमाना भी है और पैसा बचाना भी है, तो दोनों काम करना है, ठीक है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि कला जो होती है ना, जो आर्ट होता है, वो पैसा कमाने में नहीं होता बल्कि पैसा बचाने में होता है। आपको इस बात से आगे इन फ्यूचर में जज किया जाएगा कि आपने पैसा कितना कमाया, इससे कोई मतलब नहीं है आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा बचा के रखे हुए हो, इसे कहेंगे एज अ मनी की मेन इक्वल डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, डेफिनेशन जो होती है, इस डेफिनेशन को साफ साफ ये बात कही जाती है, क्या चीज, कि कला जो होती है वो पैसा कमाने में नहीं बल्कि पैसे को बचाकर रखने में होती है। जितना ज्यादा पैसा बचेगा उतना ज्यादा सर हमारी जो ग्रोथ होगी, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल होगा हम उसे अचीव कर लेंगे, है ना। तो पैसा बहुत ज्यादा जरूरत है। सोचिए, आपको मोमोज खाना है, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, तो आपके गुडविल को देखकर कोई बंदा आपको खिला देगा क्या? चलो एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, हर दिन खिला देगा क्या? नहीं खिलाएगा सर। तो क्या करना होगा बच्चों, पैसा बचा के रखोगे तो फिर पैसे से आप मोमोज बर्गर पिज्जा इन फ्यूचर में भी खा सकते हो, और प्रेजेंट में तो आप खाओगे, है ना। चलिए, तो समझ लिया। तो क्रेडिट कैन बी ऑफ 2 फॉर्म्स। तो बच्चों 2 फॉर्म्स में क्रेडिट को रखा जाता है। एक होता है बच्चों फॉर्मल सेक्टर में, और दूसरा हमारे पास किस फॉर्म में होता है, एज ए इनफॉर्मल सेक्टर में होता है।
ठीक है, चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, अगला पॉइंट क्या कहता है, कहता है सर कि जो मनी है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और मनी क्या है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। अब मनी को सर आज की डेट में क्या रखा गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा गया। मीडियम ऑफ क्या होता है, मतलब जब भी किसी गुड्स को परचेस करना हो या सेल करना हो, तो उसके बदले में जो वैल्यू आप यूज करते हो, उस वैल्यू को कहते हैं मनी। क्या बोलते हैं, पैसा कहते हैं। मनी इज यूज फॉर द सेवरल ट्रांजेक्शंस, इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, दस इट इज कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या कहा लगा, इसे हम लोग कहने लगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहने लगी। एंड ट्रांजेक्शंस आर मेड इन मनी, और जो भी आज की डेट में ट्रांजेक्शन मतलब होता है बच्चों लेन देन। क्या होता है समझिएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एज लेन देन। ठीक है, तो अगर इसको रुक जाओ, देखो इसे मैं प्रॉपर तरीके से यहां पे लिख देता हूं कि अगर जो ट्रांजेक्शंस हमारे पास होते हैं उसे क्या कहते हैं, एज अ लेन देन कहते हैं। तो आर मेड इन मनी बिकॉज ऑफ पर्सन क्या होते हैं, वो होल्डिंग मनी, अपने पास पैसों को बचा कर रखते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि कोई भी आदमी होगा या कोई भी ह्यूमन होगा, तो जो भी कला होती है वो पैसे कमाने में नहीं होती, बल्कि क्या होती है, पैसे को बचाने में होती है। आपके पास कितना पैसा है ये फ्यूचर आपका डिसाइड करेगा। आई बात समझ में? तो आइए उसी पॉइंट में क्या करते हैं कि आज की डेट में हमारे पास जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या है, वो तो मनी है सर। लेकिन पहले के समय में जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, या उसके पहले भी जमाने में सर जब लोग हुआ करते थे, तो क्या सर उस समय करेंसी का यूज होता था क्या? तो उसमें करेंसी तो नहीं होती थी। उस समय क्या होता था, एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स को हम लोग परचेसिंग और सेलिंग किया करते थे। ठीक है, चलो कैन इजिली लिखा, बिकॉज अ पर्सन होल्डिंग मनी, जो बंदा अपने पास पैसों को रखता है, कैन इजिली एक्सचेंज इट, उसे एक्सचेंज कर सकता है किसके लिए, कमोडिटी और सर्विस को परचेस करने के लिए, दैट ही और शी माइट वांट। तो दस एवरीवन परफॉर्म्स या प्रीफर्स टू पेमेंट्स इन मनी। तो आज की डेट में बच्चों एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई है, जो मॉडर्न जमाना हमारे पास हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से सारे मनी का जो आज हम लोग जो भी पेमेंट करते हैं वो मनी में करते हैं। सब पैसा हमारे पास है। मुझे पता है कि मुझे एक पर्स परचेस करना होगा तो 200 देना होगा, एक अगर मुझे स्लीपर परचेस करनी होगी तो 500 देना होगा। तो ये जो वैल्यू जो दिखाई दे रही है ना, उसके बदले में आप जो यूज कर रहे हो उसे कहते हैं मनी, उसे कहते हैं पैसा। अब देखो बार्टर सिस्टम क्या कहता है, कहता है सर कि जब मनी का यूज हमारे कंट्री में नहीं होता था ना, तो सबसे पहले हमारे कंट्री में भाई लोगों को कुछ ना कुछ परचेस तो सेल तो करनी पड़ती थी, इतना तो आइडिया था नहीं। लेकिन अब वो कैश किसके बदले में क्या परचेस करें। अच्छा, उस समय कोई मेजरमेंट करने का हमारे पास कोई सिस्टम भी नहीं था। मेजरमेंट करने का इन द सेंस बच्चा समझिएगा, मेजरमेंट किसे कहते हैं कि सर 1 लीटर मिल्क के बदले में सर कितने किलो व्हीट है ना, या कितने किलो राइस के बदले में सर कितना लीटर हमें ऐसा मिल्क मिल जाएगा, या कुछ भी XYZ हमें जो भी चीज चाहिएगा। अब ये कोई मेजरमेंट तो हमारे पास था नहीं, तो क्या होता था, जिसके मन में जो भी जैसे आता था बस वो एक दूसरे से खाली एक्सचेंज किया करता था। अब उसमें मनी तो यूज होता नहीं था, इसलिए लोग गुड्स देते थे, देखते थे भाई जिसकी डिमांड मार्केट बहुत ज्यादा है, जिसकी सप्लाई मार्केट बहुत ज्यादा, उस चीज को थोड़ा सा वो हाई कर देते थे कि भाई देखो डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा परचेस करेंगे तो थोड़ा उसकी वैल्यू हाई कर देंगे, तो थोड़ा मजा आ जाएगा मार्केट में, है ना। अब पैसे लोग कैसे कमाएंगे। तो ये सारी कहानी उस समय प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जैसे समझो कि एक ह्यूमन है बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए मिस्टर राम हो गए। अब राम ने यह कहा कि सर भाई हमारे पास व्हीट बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन भाई इनकी जो डिमांड है वो किसकी डिमांड है, एज राइस चाहिए। तो भाई अब ये जो राइस वाला हिसाब किताब होगा, तो अब भाई मुझे अब उन्हें एक ऐसे बंदे को तलाश करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गए श्याम, ठीक है। अब श्याम क्या कहते हैं, तो श्याम बोलते हैं सर कि हमारे पास क्या है, राइस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो डिमांड में क्या है कि हमें क्या चाहिए, व्हीट चाहिए। तो देखो यहां पे जो राम और जो श्याम होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे जो राम की डिमांड थी वो किसकी थी, राइस की थी। तो राम को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे बंदे की तलाश करनी पड़ेगी कि भाई उस बंदे के पास क्या हो, राइस हो, और वो बंदा इनसे व्हीट लेने का ऐसा क्या हो, बहुत ज्यादा उत्सुक भी हो, या बहुत ज्यादा तरीके से कह सकते हैं ना कि उसको उसकी नीड भी हो। तो अब देखो राम और श्याम बिल्कुल परफेक्ट बंदे हैं। क्या हो गया कि भाई श्याम के पास चाहिए राइस, और उनको श्याम को क्या चाहिए, श्याम के पास राइस बहुत ज्यादा है, उन्हें चाहिए व्हीट, और राम को भी क्या करना है, व्हीट देना और राइस लेना है। तो दोनों क्या होंगे, इसको बोलेंगे बच्चों कि जब दो बंदे मिल करके एक दूसरे के वांट को फुलफिल करेंगे, तो इसे ही कहा जाने लगा एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या कहने लगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ एज अ वांट्स कहने लगे। आई बसों में। लेकिन थोड़ा एग्जांपल और समझो कि भाई ठीक है, यहां पे तो बात क्लियर हो गई सर कि राम को जो चाहिए था वो श्याम से मिल गया, और जो श्याम को चाहिए था वो राम से मिल गया। लेकिन सर यहां पे एक बंदा आ गया जिसका नाम हो गया गोपी। अब गोपी कहता है कि भाई मुझे व्हीट तो चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन मुझे, ठीक है, लेकिन मेरे पास राइस नहीं है, मेरे पास मिल्क मिल जाएगा। अब बताओ अब क्या करें।
अब यहाँ पे जो गोपी है वो अपना एक ट्रांजेक्शन लेकर के राम के पास गए कि राम ने बोला कि भाई देखो मुझे वीट तो चाहिए, आपके पास वीट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए राइस और मेरे पास है मिल्क, तो क्या बच्चों इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो पाएगा? आंसर होगा सर नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे दैट टाइमिंग में। तो उन टाइमिंग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते धीरे 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 तब आज हमारे कंट्री में क्या हुआ, एज अ मनी का रिवॉल्यूशन हुआ। मनी हमारे कंट्री में आई, इंट्रोड्यूस हुई कि हर एक एक प्रोडक्ट के बारे में, हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर दिया गया। एक मार्कर सर कितने का होगा? 50 रुपए का। एक ब्लैक बोर्ड कितने का होगा सर? 5,000 रुपए का। सर एक टीवी कितने की होगी सर? 25,000 रुपए की। एक मोबाइल फोन कितने का होगा सर? 90,000 का, आईफोन वाला, है ना। तो हर चीज की क्या हो गई, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई भी हो गई और प्रोडक्ट की वैल्यू भी डेवलप हो गई। लेकिन बच्चों समझिएगा, जिस समय हमारे कंट्री में बार्टर एक्सचेंज चलता था या बार्टर सिस्टम चलता था, उस समय लोगों को कितना ज्यादा सफर करना पड़ता होगा कि भाई मेरे पास जो है वो मैं देना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो सामने वाले बंदे के पास तो है ही नहीं। यही तो बार्टर सिस्टम हो गया ना कि भाई मुझे जो चाहिए, ठीक है, वो तुम्हारे पास नहीं है, और जो मेरे पास है वो तुम्हें नहीं चाहिए। अब सोचो मुझे अब ऐसे बंदे की तलाश करनी पड़ेगी, मुझे घूमना पड़ेगा, 10 जगह जाना पड़ेगा, तब जाके 10 में से कोई एक बंदा ऐसा होगा जो मेरे एक्सेस गुड्स को अपने पास रखेगा और अपने एक्सेस गुड्स को मुझे देगा, जिसको मुझे एक दूसरे को क्या होगी, एज अ नीड एंड वांट होगी। तो बच्चों याद रखिएगा, बिफोर एज अ यूज ऑफ मनी, मनी के यूज के बहुत पहले हमारे कंट्री में चलता था बार्टर सिस्टम, जहां पे गुड्स और को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे बिना किसी मनी के यूज के। और ये कहानी होती थी बच्चों 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। इस सिस्टम में जो दोनों पार्टीज होती थी वो एग्री करती थी गुड्स को सेल करने के लिए और बाय करने के लिए। इसी को बच्चे को कहा लगा एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इन्हें कहा जाएगा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। तो बार्टर सिस्टम क्या कहता है कि सर वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, तो जहां पे गुड्स को डायरेक्टली सेल किया जाता था बिना किसी मनी के यूज के, तो डबल कोइंसिडेंस वांट सिस्टम एक इसेंशियल फीचर कहलाने लगा, जहां पे सर 2 लोगों की जरूरतों को, 2 लोग के नीड एंड वांट को फुलफिल किया जाने लगा। क्लियर हो गई बात? चलो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए बच्चों आगे। अब देखिए मॉडर्न फॉर्म्स हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन से सर मनी हमारे पास है, थोड़ा आप सोचो। आज हमारे पास कौन कौन से मॉडर्न फॉर्म्स हमारे पास हैं? सर हमारे पास कॉइन है, यस सर है। हमारे पास सर वो पेपर नोट है जिसमें गांधी जी बने हुए बाकायदा, हाँ सर वो वाला भी नोट भी है। अभी तो मोदी जी उसको बंद कर दिए थे ना, लेकिन फिर एक नई करेंसी हम लोग कंट्री में फिर लॉन्च कर दी गई। अच्छा सर, क्या हम लोग के पास बैंक सर, अगर हम लोग को एक जो एक्स्ट्रा मनी होती है हम लोग उसे बैंक में अपने नाम से एक अकाउंट ओपन करा करके अपने उस एक्स्ट्रा मनी को बैंक में भी रख देते हैं, तो बैंक भी हमको उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट दे देता है। तो सर वो भी हमारे पास फॉर्म्स हो गया। तो ये हमारे मनी के कुछ मॉडर्न फॉर्म्स हैं। अब मुझे किसी का पेमेंट करना होगा तो अगर मेरे पास कैश नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम चेक बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज की डेट में सर तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गई है। आज तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, सामने वाले बंदे के स्कैनर को स्कैन किया, QR कोड को स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, है ना, इजी वे। ये सब के सब क्या है बच्चे, इन्हें बोला जाता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कहते हैं। क्या बोला जाता है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, भाई कॉइन्स के इंट्रोडक्शन के पहले a variety of object like grains and cattle were used as money। तो सबसे पहले हमारे कंट्री में, अब आपने कहा ना सर कि गुड्स के बदले में जब गुड्स परचेस करेंगे तो सर वो बार्टर सिस्टम कहला गया, ठीक है, एक गुड्स देंगे एक गुड्स सेल करेंगे, एक गुड्स परचेस करेंगे एक गुड्स सेल करेंगे, तो क्या, ठीक है। लेकिन सर कौन कौन से गुड्स होते थे? तो देखो, जैसे जब लोगों के पास फूड ग्रेन्स हुआ करता था तो वो फूड ग्रेन का एक्सचेंज करते थे, जिनके पास कैटल्स हुआ करते थे वो कैटल का एक्सचेंज किया करते थे, जिनके पास जो भी चीजें ज्यादा एक्सेस लेवल पे होती थी वो उन चीजों का एक्सचेंज करके अपने नीड एंड वांट को फुलफिल करने के लिए वो चीजें परचेस और सेल करके रख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ते चले गए तो बच्चों उसके बाद में हमारे कंट्री में कुछ मेटालिक कॉइन्स को भी यूज किया जाने लगा। मेटालिक कॉइन्स सर क्या होते हैं? जो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे गोल्ड के हो गए, सिल्वर के हो गए, कॉपर के हो गए, ठीक है। ये इनका जो एक चलन था, इनकी जो करेंसी थी हमारे कंट्री में आना, इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गई। एंड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आज हमारे पास क्या है सर? करेंसी है, पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स का भी तो हम लोग प्रॉपर यूज करते ही करते हैं ना करेंसी में। एंड डिपॉजिट्स भी हैं, जिसके पास क्या करते हैं, बैंकों में हम अपने पास एज अ पैसों को डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है बच्चों? ये बहुत ज्यादा क्लोजली लिंक है जो वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो आज की डेट में जो हमारे पास जो एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम हो चुका है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉपर तरीके से सारे फॉर्म्स ऑफ मनी को प्रॉपर यूज करते हैं। देखो भैया, हमें जब कुछ 2, 4, 5 रुपए का सामान परचेस करने होते तो हम अपने पास कॉइन निकालेंगे और सामने वाले बंदे को कॉइन से भी अपना मेरा ट्रांजेक्शन हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग राजा महाराजा वाले समय में नहीं है कि हम लोगों को गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स मिलेंगे, है ना। अच्छा, दूसरा क्या हो गया सर, आपको 100, 50, 20, 50 या 200, 500 के परचेस करने होंगे, फिर आप पेपर नोट निकालोगे, आप उसे पेमेंट करोगे। अच्छा, किसी को सर 10,000, 20,000 पेमेंट करना है तो अब आपका ऑप्शन 2 है
तो पहले बैंक ने क्या होता है कि जब आप पहले बैंक में जाते हो तो बैंक में अपने नाम से अपना पे एक अकाउंट ओपन कराते हो। उस अकाउंट को ओपन कराओगे तो उससे बोला जाता है सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग मतलब होता है बच्चों बचत खाता। बचत खाता का मतलब ये हो गया कि जहां पे अगर आप अपनी कुछ पैसे अर्निंग कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपकी जो टोटल अर्निंग है वो मान लेते हैं कि 10,000 है, और 10,000 में से आपको सर 7,000 रुपीज आपको जो हो गया वो एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो जो 3,000 रुपए आपके पास जो बचा हुआ है, इस अकाउंट को क्या किया जाएगा, एज अ सेविंग अकाउंट में एज अ बैंक के पास डिपॉजिट करके रख दिया जाएगा। और इन फ्यूचर में जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, हर महीने हम अपने पास हम कुछ पैसा स्टोर कर लेंगे। तो जब भी मुझे इन फ्यूचर में जब बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी तो मुझे किसी से लोन भी नहीं मांगना पड़ेगा और मेरा पैसा ऑलरेडी बैंक के पास होगा। अब बैंक के पास होगा तो बैंक हमको हमारे पैसों के ऊपर ही कुछ हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। इंटरेस्ट मतलब होता है बच्चों ब्याज देना। 10,000 आपके घर में रखा हुआ, 1 साल तक रखे रहो, उसकी वैल्यू 10,000 ही होगी। लेकिन जब वो 10,000 रुपए आप बैंक में जाके जमा करोगे तो बैंक वाला आपको उसके ऊपर 2%, 3%, 5% कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट देगा। तो जब आप 1 साल बाद जब जाके निकालोगे तो पता लगा सर 10,500 आपको मिल गए। तो सर 1 साल में आपकी वैल्यू 500 बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 1,000 बढ़ेगी कि नहीं बढ़ी। अब वो पैसा घर में रहता तो क्या पैसा बढ़ता, आप कहोगे नहीं सर नहीं बढ़ता। बस ये वही चीज है, ठीक है। तो आज की डेट में क्या हो गया हमारे पास बच्चों, मॉडर्न मनी के रूप में हम लोग याद रखिएगा, इस पॉइंट को फिगर आउट कर लीजिएगा। हमारे पास पेपर नोट है, हमारे पास क्वाइंस है, और हमारे पास क्या है, एज अ डिपॉजिट विथ बैंक्स है। हमारे पास बैंक के भी जैसे पैसा जो डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले हमको चेक बुक मिल जाती है, फिर हम चेक बुक से पेमेंट कर देते हैं। आज तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट है तो हम लोग बस तुरंत भाई स्कैनर किया, QR कोड को स्कैन किया, बस फटाक से पेमेंट कर दिया सर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हम लोग आराम से इसलिए पेमेंट हो जाती है, ठीक है। चलो बच्चों अगला पॉइंट बढ़ते हैं। भाई बार बार सर आप करेंसी करेंसी कर रहे हो, सर करेंसी होती क्या ये भी तो देखो। बताओ जो पैसा जो होता है ना वो डिटॉल की तरह होता है। डिटॉल समझते हो क्या होता है सर, वो जो 99% जर्म्स को मार देता है। तो जो पैसा भी होता है ना वो भी बिल्कुल सेम डिटॉल की तरह होता है। इससे 99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। पैसा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में। हमें कुछ ट्रिप प्लान करना हो, हमें कुछ खाना हो, हमें कुछ पहनना हो, हमें कुछ बढ़िया काम करना हो, तो हर जगह पे हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा क्या करता है, आपकी 100% तो नहीं फुलफिल करेगा, लेकिन हाँ सर 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो गारंटी होती है वो किसके पास होती है, पैसे के पास होती है, ठीक है। तो देखो करेंसी क्या कहता है, करेंसी कहता है सर कि इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। याद रखिएगा बच्चों, करेंसी किसे कहते हैं, करेंसी उसे कहते हैं जहां जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट होगी, अगर उसने अपनी ऑथराइजेशन दी होगी, अपनी अथॉरिटी पास की होगी कि नहीं, हम ठीक है मैं आज से इस वैल्यू को करेंसी घोषित करता हूं। गवर्नमेंट सरकार कह दे, जैसे आज आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो कह दिए कि भाई आज से हमारे देश की जो करेंसी होगी वो यही होगी जो सौरभ सर दिखा रहे हैं, है ना। तो इस करेंसी को ही वैलिड मान लिया जाएगा, यही हमारे कंट्री की करेंसी मानी जाएगी। फिर जो भी ट्रांजेक्शन होगा इस करेंसी की बदौलत ही होगा। इसको आप पेमेंट देंगे, इसको आप देंगे तो सामने वाले से पेमेंट ले लेंगे, है ना। क्या कहता है तो भाई, तो द मॉडर्न करेंसी हैज नो यूज ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जो भारत सरकार ने या जो हमारी जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ने जो भी आपको करेंसी बना के दे दी, उसी करेंसी में आप सारे के सारे ट्रांजेक्शंस को फुलफिल करेंगे और उसी ट्रांजेक्शन को आप कवर भी करेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इनके पास सारे के सारे राइट्स रिजर्व होते हैं। राइट्स मतलब क्या हो गया सर, राइट्स मतलब हो गया करेंसी को छापने के, करेंसी को बनाने के सारे जो राइट्स होते हैं। इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई सारा काम करती है। तो एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। तो मतलब भारत सरकार में या भारत कंट्री में आरबीआई के अलावा ऐसी कोई भी बैंक नहीं है, या आरबीआई के अलावा ऐसा कोई भी हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जिसको करेंसी को पब्लिश करने का राइट मिलता हो। घर की खेती नहीं ना है सर, जो सरकार कहेगी हमको वही काम करना होगा। सरकार बोलेगी भाई ठीक है आरबीआई तुम्हारे पास ये पूरी की पूरी राइट है, भाई तुम्हारे पास राइट होगी। जैसे एग्जांपल, आप क्लास में बैठे होते हो तो बहुत सारे राइट्स हो गए कि टीचर के एब्सेंसी में जो क्लास का मॉनिटर होगा वो डिसाइड करेगा भाई कि कौन बच्चा वॉशरूम जाएगा, कौन बच्चा नहीं जाएगा, कौन बच्चा किस जगह पे जाएगा। अच्छा, डांटने का भी राइट किसके पास हो जाता है उस समय में, भाई मॉनिटर के पास होता है। क्यों, तो मॉनिटर के पास राइट होता है ना आप चीजों को करेक्ट करने का, आपको हैंडल करने का, कंट्रोल करने का। सेम उसी तरीके से हमारे कंट्री में आरबीआई को जब गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी हुई है। अथॉरिटी मतलब होता है बच्चों जब पावर देना, तो पावर दिया कि आप हमारी कंट्री में करेंसी को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, आप ही करेंसी बनाएंगे। तो जो चमचमाता हुआ नोट आपको दिखाई देता है, कड़क कड़क वाला नोट, वो सब के सब ये जो बप्पा है ना बैठे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही भाई साहब बना के देते हैं।
अगला क्या कहता है, इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता है यूज ऑफ रुपीज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजेक्शन इन द कंट्री। तो इसका फायदा क्या हो बच्चों कि आज हमारे कंट्री में हम लोग इन करेंसी का प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज करने में यूज कर सकते हैं। एक्सचेंज मतलब क्या, मुझे बुक चाहिए तो भाई मैं पैसा दूंगा और बुक ले लूंगा, या मुझे भाई किसी को बुक देनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बुक दूंगा, उससे पैसे ले लूंगा। तो ये जो पैसे का जो लेन देन जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसी को कहा जाता है करेंसी, जिसको वैलिड माना गया और लीगल माना गया हमारे कंट्री में। तो याद रखिएगा करेंसी कौन ऑथराइज करता है, आरबीआई। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। डन, आगे बढ़ा जाए। चलो बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों अब अगला देखिए आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, सर डिपॉजिट विद बैंक्स क्या होता है। सर आपने करेंसी बता दी, कॉइन होते हैं। सर आपने पेपर नोट बता दिया, भाई वो भी आरबीआई करती है। लेकिन सर ये हम लोगों ने सुना कई बार सर कि डिपॉजिट विद बैंक क्या होते हैं। देखो बच्चों मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में ही कि भाई अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो जिस अमाउंट को अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उन पैसों को अपने घर पे रखोगे। ठीक, लोग पहले रखते भी थे, लेकिन सोचो कि अगर वो पैसे आपको ऐसा भी होगा नहीं कि उनको पर तो लगे नहीं हुए, उनके अंदर कोई खाना पीना तो जा नहीं रहा कि सर हमने रखा था 10,000 और एक महीने बाद देखे ओ तेरी तो 22,000 हो गया, 20,000 हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं कि आरबीआई और जो गवर्नमेंट है डिसाइड किया कि भाई हमारे कंट्री में कुछ बैंक्स हैं। बैंक का काम क्या होता है कि जितने भी कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं उनकी एक्स्ट्रा मनी को आप हमारे बैंक में अपने नाम से एक अकाउंट ओपन करा करके रख लीजिए। उसको बच्चे बोलेंगे सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, जो बंदा अपने नाम से एक अकाउंट अगर बैंक में ओपन करा देगा उसे कहेंगे सेविंग, और सेविंग का नाम होता है बच्चों बचत खाता। अब बचत मतलब क्या, अगर आप 20,000 रुपए कमाते हो, कितना कमाते हो, एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 20,000 की इनकम होती है और सर आपका 15,000 रुपए का एक्सपेंसेस है, तो सर ये 5,000 रुपए क्या करोगे, आप अपने घर के किसी अलमारी में रख दोगे। तो सरकार कहती है और बैंक कहता है भाई वो 5,000 रुपए अपने घर में मत रखो, वो तुम हमारे पास ले आओ, और जब तुम हमारे पास पैसे लेकर के आओगे तो हम तुम्हारी वैल्यू को, तुम्हारे उस पैसों को कुछ अमाउंट बढ़ा करके तुमको देंगे। तो भाई कौन नहीं चाहेगा कि भाई मेरा 10 रुपए का 12 रुपए हो जाए, 15 रुपए हो जाए, 20 रुपए हो जाए। आप भी चाहोगे, मैं भी चाहूंगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पे बोलते हैं बेटा इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल कीप इन देयर बैंक अकाउंट। तो क्या होते हैं कि यहां पे लोग अपने पैसों को बैंक अकाउंट में रखते हैं, अपने नाम से अकाउंट खोलेंगे तो उनके नाम से एक सेविंग अकाउंट बन जाता है कि भाई रमेश का सेविंग अकाउंट है, तो रमेश का वो बचत खाता, तो रमेश के जितने सारे करेंसी जो भी पैसे होंगे सब बैंक के पास जमा होंगे। और जब भी आपको उसकी नीड पड़ेगी आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को कमांड करोगे, छोटा सा अमाउंट लिखोगे, भैया मुझे पैसा वापस चाहिए, तुरंत आपके ही ऑर्डर पे, आपके ही डिमांड पे बैंक तुरंत पैसा आपको वापस भी कर देगा। तो हुआ ना इजी ट्रांजेक्शन। तो घर में पैसा रखने से मच बेटर है कहां रखा जाए पैसा, बैंकों में। तो द मनी इन बैंक अकाउंट आर डिपॉजिट्स विद बैंक्स। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट, बैंक क्या करता है बच्चों, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट, और आपको उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इंटरेस्ट भी देगा, एंड ऑन द डिपॉजिट, जो पैसा आप डिपॉजिट करके रखते हो। एंड पीपल कैन ऑल्सो विड्रॉ द मनी, और जो भी बंदा जिन्होंने पैसा अपना जमा किया हुआ है बैंक में, ठीक है, वो जब मन चाहे तब पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल मतलब होता है बच्चों पैसों को निकालना, ठीक है। एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब उनकी जरूरत होगी, तो 10 डिपॉजिट विद बैंक्स आर कॉल्ड एज अ डिमांड डिपॉजिट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कोई बंदा अपने पैसों को बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करके रखता है उसे क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। ये पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। दे कैन बी विड्रॉन और डिमांड, और वो भी विड्रॉन भी कैसे करेगा, वो भी अपने डिमांड पे करेगा। भाई मुझे चाहिए पैसा, मेरा पैसा वापस कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा, वापस हो जाएगा। बस वो एक मीडियम हो जाता है जहां पे आप अपने पैसों को स्टोर करके रख सकते हो। भाई सर क्यों पैसे रखें, देखो सेविंग्स करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं बच्चों बार बता रहा हूं कि कोई भी जो कला होती है वो पैसा कमाने में नहीं बल्कि पैसा को बचाने में होती है। समझ में आ रही बात, क्यों होती है सर, पैसा बचा के रखोगे। सोचो अभी 2020 में कोविड आया था, अब सोचो कितने लोग मर गए, कितने लोग को सर नौकरी चली गई, कितने लोग सर हाय हाय करने लगे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यही पूरी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सोचो वो बंदा खुश था, वो ग्रुप खुश था जिन्होंने पैसों को सेव करके रखा था। तो रोज वो उस पूरे कोविड के पूरे फंक्शन, मतलब फंक्शन ही कह लीजिए कि जो पूरा कोविड जो आया था, पूरा एक महामारी बन के आया था, बीमारी बन के आई थी हमारे कंट्री में, लेकिन कुछ ग्रुप्स ने या कुछ लोगों ने उसे एंजॉय किया। सुबह सर ये कचौड़ी बनेगा, शाम में पकौड़ी बनेगा, दोपहर में ये बनेगा, कल भी डिसाइड हो गया था, एक हफ्ते बाद का भी डिसाइड हो गया था, अच्छा मम्मी अगली बार ये बनाना, अच्छा मासी अगली बार ये बनाना, क्योंकि जो जहां था उसी जगह था। और ये फायदा कौन उठा पाया, जिन्होंने पैसों को सेव करके अपने पास रखा था। सोचो अगर पैसे ही नहीं होते तो क्या होता, तो भाई होता ये चीज कि सर इसलिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग की लाइफ में एज अ सेविंग करना। ठीक बच्चों, अब आइए देखिए समझिए, अब पॉइंट्स क्या होते हैं कि डिमांड
ड्राफ्ट किसे कहते हैं? अब डिमांड ड्राफ्ट तो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं? तो भाई बैंक आपसे पैसा मांगता है कि आप हमारे पास पैसों को एज अ रिजर्व करके रखो, हम आपको उसके ऊपर क्या कर देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, चलो अब आते बच्चों, इसके बाद हमारे पास बैंकों से एक और फैसिलिटी मिल जाती है। क्या? आप डिपॉजिट कर दिया हमारे पास, चलो भाई मान लिया, आपने सर विड्रॉल कर लिया, वो भी मान लिया, लेकिन सर किसी को पेमेंट ही करना हुआ तो क्या हुआ? तो हमारे पास बच्चों एक फैसिलिटी जिसका नाम बोला जाता है चेक की फैसिलिटी। अभी चेक्स क्या होते हैं देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा पूरा एक चेक बना हुआ है, तो इस तरीके का आपको एक ड्राफ्ट मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना अकाउंट बैंक में ओपन करेंगे तो आपको एक मिलेगा डेबिट कार्ड। ठीक, पहला क्या मिलेगा बच्चों? आपको एक मिलेगा ऐसा डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को क्या कहा जाता है? डेबिट कार्ड बच्चों हम लोग एटीएम कार्ड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एटीएम कार्ड भी कहेंगे। एक आप लोग को मिल जाएगा, उसके बदले में मिल जाएगा एक पासबुक मिल जाएगी, जिसमें आपकी सारी एंट्री को कवर किया जाएगा, कितना आपने पैसा विड्रॉल किया, कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया। उसके बाद आपको एक चेकबुक मिल जाएगी। उस चेकबुक में बच्चों क्या होगा, अगर किसी को पेमेंट करना होगा ना, तो ये पूरा देखो, इस चेकबुक का एक पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है समझो, यहां पे आप अपना नाम लिख देंगे, या सामने वाले पेमेंट किसको करना है आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है, पहली बात, कितने रुपए आपको पेमेंट करना है वो आप यहां पे लिख के दिखाओगे, प्लस आपका बच्चों यहां पे क्या होगा, अपना सिग्नेचर एक हो जाएगा, आप करेंगे। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, आपका सिग्नेचर, यहां पे कितना रुपए आपको अमाउंट पेमेंट करना है आप इसके बारे में बता दोगे, कितना रुपए आप करना होगा, इसको जो वर्डिंग में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से सेंटेंस में लिखना होगा, आप ये कवर करेंगे। किसको देना है उसका नाम यहां पे लिख दे, मेंशन कर देंगे। आपके ही अकाउंट का जो आपको अकाउंट नंबर मिलेगा बैंक का, वो मिल जाएगा। किस बैंक का आपका चेक है वो आपको लिखा रहेगा। ठीक है, चेक नंबर वो सब कुछ ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया रहेगा। तो बच्चों ये बेसिकली बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है एज अ मनी के टर्म्स में। तो मनी की चीज देखा जाए तो चेक क्या है? चेक इज बेसिकली बच्चों एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब आदेश देता है या इंस्ट्रक्शन देता है किसको? बैंक को, कि भाई पेमेंट करो एक स्पेसिफिक अमाउंट उस बंदे के पर्सन अकाउंट से और दूसरे बंदे के पर्सन अकाउंट को जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पेमेंट्स कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक इंस्टेड ऑफ कैश। तो यहां पे क्या कर सकते हैं कि आप कैश में पेमेंट करने के बजाय सामने वाले को चेक से पेमेंट कर दो। चेक से पेमेंट कर दोगे तो कैश देने की झंझट नहीं रहेगी, बस आपके अकाउंट से पैसा उठेगा और सामने वाले बंदे के अकाउंट के पास पैसा चला जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? चेक की फैसिलिटी कहेंगे। चलो बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, फटाक से ले लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाए। अब देखिए बच्चों आगे आइए, अब देखिए लोन एक्टिविटीज हमारे कंट्री में क्या क्या है और लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स क्या क्या करते हैं, मतलब लोन की कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारे कंट्री में डेवलप की जाती हैं। देखो बैंक जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, सारे के सारे बैंकों को अपने पास ना कुछ कुछ अमाउंट में या कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट में कैश को रिजर्व करके रखना पड़ता है। अब आप कहोगे सर कि हम लोग तो पैसा ऑलरेडी बैंक को देते हैं, तो सर बैंक के पास तो कैश होगा ही ना, लेकिन सर उसके बाद भी प्रॉब्लम क्यों आती है पता समझिएगा कि आरबीआई का फादर, आरबीआई कौन? फादर ऑफ द ऑल बैंक्स। हमारे कंट्री के जितने सारे बैंक्स होते हैं, हर बैंकों का जो पप्पा होता है वो कौन होता है? आरबीआई होती है। तो आरबीआई ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपके पास डेली जितने सारे जो कैश आएंगे, आपको शाम में आपके बैंक के बाहर, आप कभी नोटिस करिएगा जब आप किसी बैंक के आसपास जाएंगे ना, कभी आप पास जाएंगे तो देखेंगे शाम को 4-5 बजे या 6 बजे के लगभग में एक नीले कलर की या रेड कलर की कोई भी वैन होगी, वो बाहर खड़ी रहती है। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि बैंकों के बाहर ये हमेशा क्यों खड़े रहते हैं। ठीक है, समझिएगा, एक बैंक के पास डेली जितने सारे जो कैश आते हैं ना, जो रोकड़ पैसा आता है एज कैश के फॉर्म में, ठीक है, पेपर नोट के फॉर्म में, उन पैसों को बैंक अपने पास नहीं रखती। उन सारे पैसों को उठा करके वो सारा पैसा एज आरबीआई के पास भेजना होता है, या तो आपको पता है कि बैंक अपने अलावा एज एटीएम की भी सुविधा देता है, एनी टाइम मनी। ठीक है, तो आप अगर बैंक न भी खुला हो तो 24/7 आपके अगल बगल घर के आसपास आपने एटीएम देखा होगा, तो आप एटीएम में उस डेबिट कार्ड को लगा करके पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो बैंक जाने की झंझट से भी बच जाइएगा, है ना, वरना 2 बजे बैंक पहुंचेंगे, बैंक वाला बोलेगा भैया लंच चल रहा है, 1 घंटा रुक जाइए, अभी खाएंगे पियेंगे तब आगे वाला काम करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जितना पैसा आपके पास आता है एक दिन में, ठीक है, उतने पैसों को, सारे पैसों को जमा कर देना पड़ता है उस नीली वैन के अंदर। फिर वो नीली वैन जो होगी वो एटीएम में पैसा डाल देगी, जहां जहां पे जिसको पैसा देना होगा एज अ इंस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीआई, उसके थ्रू पैसा वहां पे भिजवा दिया जाता है। ठीक है, तब आरबीआई को लगा कि यार सोचो कि जो लोग पैसा डिपॉजिट करने हमारे पास आ रहे, सर वो पैसा विड्रॉल करने भी तो आएंगे, है ही नहीं। अब जब पैसे विड्रॉल करने आएंगे, बैंक बोलेगा भाई मेरे पास तो सारा पैसा है नहीं, सारा पैसा तो आरबीआई वाले पापा जी तो ले गए, अब क्या करेंगे। तब आरबीआई ने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन निकाला कि आपको भी टोटल अर्निंग का एक स्मॉल पोर्शन, मतलब कितना, 15% इंडिया में एज अ कैश को रिजर्व करके रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपके दिन में, अगर एक दिन में 1 लाख रुपया अगर कैश के अमाउंट में आता है तो 15,000 रुपया, 15% कितना हुआ, 15,000 हुआ, उसको रिजर्व करके आपको अपने पास रखना पड़ेगा। दिस इज केप्ट फॉर दोज डिपॉजिट्स हु विश टू विड्रॉ मनी। तो भाई ये पैसा उसके लिए होता है जो क्या करते हैं, जो चाहत रखते हैं एज अपने पैसों को एज अ डिपॉजिट करने के, मतलब विड्रॉल करने के लिए। ठीक बच्चों,
एंड द मेजर पोर्शन क्या होता है डिपॉजिट का कि गिवन एज अ लोन्स बाय द बैंक्स। अब इसके थ्रू क्या होता है कि बहुत सारा जो पैसा उनके पास डिपॉजिट होता है, क्योंकि बैंक कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखती, तो बैंक क्या करती है अपने पैसों को एज अ लोन की पर्पज में दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब दूसरे लोग कौन होंगे सर? जिनको एक्चुअल में पैसे की जरूरत होती है। देखो बच्चों, दो लिंक होता है, एक होता है डिपॉजिटर का, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, एक हो गया डिपॉजिटर का, देखो ये पैसा डिपॉजिट करने आए हैं, ठीक है, और एक जो होता है ये हो गया बोरोवर, जो उधार लेने आए हैं। बसों में मतलब एक जो पीपल की कैटेगरी क्या होगी, ये लोग पैसा लेने वाले होंगे, ये भाई साहब कौन है? पैसा देने वाले हैं। इनको नहीं पता कि ये जो बैंक, देखो सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है बच्चों? बैंक निभाता है। बैंक पता लगना ही नहीं देगा ना इन लोगों के भी आपका पैसा मैंने किसी को दिया हुआ है, तो बैंक क्या करता है? इन लोगों से पैसा उठाता है, मतलब मनी इन लोग से लेगा, ठीक। अब बैंक अपने पास पैसा रखा, अब बैंक क्या करता है? इन्हीं मनी को उठा करके वो उनको पैसा दे देता है जिनको एक्चुअल पैसों की जरूरत होती है, जैसे बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या ऐसे पीपल हो गए जिनके घर में शादी ब्याह पड़ा हुआ है या किसी का कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, तो वो बैंकों से पैसे मांगते हैं। तो बैंक क्या करती है? आपके डिपॉजिट किए गए मनी को एज अ लोन के रूप में यहां फायदा देती है। आपको सर इसमें फायदा क्या है? देखो फायदा अब यहां से शुरू होता है। क्या होता है? अब जिन्होंने पैसा लिया हुआ बैंक से, तो बैंक क्या करती है कि उन लोगों से प्रॉपर तरीके का एक इंटरेस्ट लेती है। वो 15% हो सकता है या 10% का इंटरेस्ट होगा। तो अब मान लीजिए कि अगर ये भाई साहब अगर 1 लाख रुपए का लोन लिए होंगे बैंक से, तो बैंक को ये 1 लाख का 15% वापस करेंगे इंटरेस्ट के संग पैसा, ठीक। अब सोचो 15% पैसा बैंक के पास आया, तो बैंक क्या करेगी? उस 15% में से जो भी 3% होगा या जो 5% पैसा होगा, तो ये 15% पैसा किसके पास आया? बैंक के पास। फिर बैंक क्या करेगी? जिन्होंने अपने पास पैसा जमा किया था बैंकों के पास, उनको 3% या 5% का इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर देगी। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से बच्चों, एक पूरा बीच में जो बैंक होती है वो मीडिएटर होती है। एक तरफ से पैसा लो और दूसरी तरफ पैसा दे दो, मतलब एक तरफ सेवर्स जो पैसों को सेव करते हैं, एक तरफ बोरोवर जो पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो मैं बैंक हो गया, तो भाई मैंने किसी से, अब आप भी सोचो, आप अपने आप को बैंक की जगह पे रख के देखो, एक आपका कोई दोस्त हो गया श्याम, एक आपका कोई दोस्त हो गया नीरज, ठीक है। श्याम ने बोला भाई कि देखो मैं तुम्हारे बहुत भरोसा जताता हूं, तो भाई तुम मेरा पैसा डिपॉजिट करके पास रख लो, लेकिन मुझे कुछ पैसा दे देना। तो तुमने बोला हाँ हाँ ठीक है, हम तुम्हें कुछ पैसा इसके ऊपर दे भी देंगे। तो श्याम से आपने 1000 रुपए लिया, अपने पास रखा, ठीक है। और आपके पास नीरज आया, आप नीरज बोला आपसे कि यार मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है, तो मुझे कुछ पैसा दे दोगे क्या? तो आपने बोला हाँ मेरे पास पैसा तो है, लेकिन मैं तुमसे कुछ इंटरेस्ट लूंगा। तो नीरज बोला हाँ हाँ चलेगा चलेगा, 1 महीने में तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन आपने बोला मुझे 10% में इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा। 1000 आपके पास थी, 1000 का 10% कितना हो गया बच्चों? 100 रुपया। तो वो 1000 का 10% जो 100 रुपया होगा, आपने किसको दे दिया? पूरा का पूरा 1000 नीरज को दे दिया। नीरज उस पैसे को यूटिलाइज किया, 1 महीने बाद वो पैसा वापस कर दिया। कितना वापस करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपया। इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपया। 1000 प्लस 100 इक्वल टू कितना हो गया? 1100 किसके पास आ गया? राम के पास आ गया। मतलब आप तो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, तो आपके पास ही आपने पैसा दिया था, आपके पास 1000 के 1100 आ गए। आपने उसमें से क्या किया? 50 रुपया किसको उठा के दे दिया? वो 50 रुपए दे दिए। जब अब राम भी आपसे पैसा मांगने वापस आ गया, श्याम पैसा मांगने आपसे आ गया, तो आपने क्या किया? भाई तुमने 1000 दिया था, ये ले लो अपना पैसा वापस ले लो, मैं तुम्हें उसके ऊपर 50 रुपए इंटरेस्ट देता हूं। अब सोचो, आपको भी प्रॉफिट मिल गया, जिसको पैसा चाहिए था उसको भी मिल गया, जिसको इंटरेस्ट चाहिए था उसको भी मिल गया। ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन क्या कहलाता है बच्चों? एज अ लोन एक्टिविटीज कहलाता है, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी वैल्यू भी कहला सकता है, या मनी का एक तरीके से फ्लो कहलाता है, उसको बोलते हैं मनी फ्लो होना, ठीक है। कि पैसा कब कहां से निकल रहा है, किधर रुक रहा है, कहां जा रहा है, फिर पैसा किस तरीके से मूव ऑन कर ले रहा है। वो क्या हो गया बच्चों? वो हम लोग की हो गई एज एक्टिविटीज। तो समझ लीजिए फटाक से कि जो मेजर पोर्शन होता है डिपॉजिट का, कि वो लोन देती है बैंक्स। व्हेन बैंक्स जब लोन देती है तो वो चार्ज करती है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिपॉजिट में पेमेंट करना होता है। तो भाई सोचो, अब बैंक ने सब, जब देखो अब यहां पे कौन हो गया एग्जांपल, आप समझ गए ना कि इनको पैसा दिया 15% का, इनसे पैसा वापस ले रही है, और दे कितना रही? 3 से 5%। तो फायदा कितना बैंक को मिल रहा है? सोचो 5 से 10% का जो बेनिफिट है वो कौन कमा रहा है? बैंक। इसी तरीके से बैंक अपने अर्निंग का सोर्स बना लेती है। तो बैंकों के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, वो हमारे ही पैसों पे अपना प्रॉफिट कमा लेती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं बच्चों, डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस भी हमारे कंट्री में होती हैं। बिल्कुल है सर। इसको दो सिचुएशन समझिएगा। एक होता है कि क्रेडिट जो होता है बच्चों वो एज ए पॉजिटिव रोल प्ले करता है, और दूसरा जो बच्चों हमारे पास होता है वो एक क्या होता है, एक निगेटिव रोल प्ले करता है। तो एक हमारे पास हो गया पॉजिटिव रोल का, और दूसरा हमारे पास कौन हो गया? निगेटिव रोल का। अब पैसे के साथ दो यूज है। अब यहां पैसा की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एज अ क्रेडिट की बात हो रही है। क्रेडिट मतलब क्या? उधार हो गया। कह रहा है
क्रेडिट या लोन रेफर करता है बच्चों ऐसा एग्रीमेंट जो क्रेडिटर्स लेंडर्स के बीच में होता है, जो मनी सप्लाई करता है या गुड्स और सर्विसेज फ्री में देगा, और ये जो बॉर्वर जो पैसा लेगा वो प्रॉमिस करेगा कि भाई हम आपको फ्यूचर में हम उसका पेमेंट कर देंगे। मतलब अगर हम एक बॉर्वर हैं तो मुझे पैसा चाहिए, आप मुझे क्या करोगे, पैसा मुझे आप लाके दोगे, तो मैं आपसे वादा करूंगा कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल के बाद मैं क्या करूंगा, आपको पैसा वापस करके दे दूंगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों, एक तरीके से वो हमारा क्रेडिट सिचुएशन कहलाएगा। अब इसके दो रूप देखो। अब सोचो कि आपके पास जो टोटल मनी है, ठीक है, वो कितना रुपया, आपने मान लिया 1 लाख रुपया किसी से उधार लिया। कितना रुपया लिया, 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया आपने लिया और इसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना था। तो बच्चों टोटल जब आपको वापस करना था वो कितना करना था, 1,10,000। कब करना था, 1 साल में। तो 1 साल में आपको पूरा पेमेंट करना था 1,10,000 रुपया। तो आप देखो लिखा भी हुआ, पॉजिटिव क्या कहता है कि ऑब्टेन करता है कि मिड द वर्किंग कैपिटल। अभी बताता हूं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ अ प्रोडक्शन। देखो वर्किंग कैपिटल जरूरी होती है किसी भी कंपनी में किसी गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो दिस क्रेडिट हेल्प्स द क्रेडिटर्स टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयरबाय इंक्रीजेस देयर अर्निंग्स। तो इन दिस सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द कंडीशन ऑफ अ पर्सन इज बेटर देन बिफोर। भाई आपने पैसा मार्केट उठाया, कितना रुपए लिया बच्चों, 1 लाख रुपए लिया, 10% आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना था, आप राजी भी हो गए, हाँ सर हम पेमेंट कर देंगे। 1,10,000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1 साल के बाद। अब आपके पास कितना पैसा है बच्चा, 1 लाख रुपया। आपने इसे मार्केट में लगा दिया और मार्केट में जैसे ही पैसा लगाया तो आपने क्या किया, आपको एक तरीके से कुछ गुड्स का आपको डिलीवरी करनी थी। तो आपने जो गुड्स डिलीवर करना था वो आपने क्या किया, एक प्रॉपर तरीके से ऑन टाइमिंग कर दिया। अब जब ऑन टाइम आप करेंगे तो सामने वाले बंदे जिसको आपने गुड्स की डिलीवरी की वो आपको पेमेंट भी कर देगा। पेमेंट आपके पास आ गया और 1 साल में क्या किया, जो भी सारा पेमेंट आ गया तो प्रॉफिट पोजीशन में हो गए और आपने जो भी पैसा उधार लिया था वो सारा का सारा पैसा आपने चुका दिया। तो ये क्रेडिट का कौन सा रूप हो गया, आपका पॉजिटिव रूप हो गया। क्यों, क्योंकि इससे आपको कोई लॉस नहीं हुआ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई आपके घर का दरवाजा खटखटाया भाई मेरा पैसा दो, नहीं खटाया। क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में थे। तो क्रेडिट से क्या हो गया, तो क्रेडिट से आपकी इनकम बढ़ी, आपकी गुडविल बढ़ी, आपको जो ऑर्डर मिला था आपने उस ऑर्डर को ऑन टाइमिंग पे क्या कर दिया, सेटअप करके भी दे दिया। क्लियर होगी बात। लेकिन अब दूसरा पॉइंट कहता है सर कि क्रेडिट प्ले निगेटिव रोल। भाई बिल्कुल है सर, सोचो अब यही 1 लाख रुपया भाई साहब लिए थे 10% इंटरेस्ट संग पेमेंट करने के लिए, मार्केट से जो उन्होंने ऑर्डर उठाया था वो ऑर्डर ऑन टाइमिंग पे कंप्लीट नहीं हो पाया। पहली बात, बहुत सारे आपने वर्कर्स को अपने पास एज इंगेज करके रखा था भाई कि ठीक है तुम मेरे यहाँ काम करो हम तुम्हें पैसा देंगे। कुछ वर्कर्स की तबियत खराब हो गई और आपका ऑन टाइमिंग पे जो ऑर्डर आपको डिलीवर करना था आप डिलीवर नहीं कर पाए। इससे क्या हो गया, तो भाई आपने तो ऑर्डर पेमेंट दिया नहीं टाइमिंग से, तो क्या हुआ, सामने वाला बंदा आपको पेमेंट देगा नहीं देगा, आपका पैसा क्या हो गया, फंस गया। आप किसमें फंस गए, क्रेडिट ट्रैप में फंस गए। मतलब एक तरीके से कहते हैं लोन के माया जाल में आप फंस के खाली हो गए। ठीक, अब क्या हुआ, तो अब उस समय में क्या होगा कि जो क्रेडिट अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके आपकी इनकम इंक्रीज कर रही थी, आपकी प्रॉफिट को बढ़ा रही थी, आपकी अर्निंग्स को डेवलप कर रही थी, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। अब उधार लिया था, अब सामने वाला बंदा तो पैसा आपसे मांगेगा, तो उसने क्या किया कि फिर आपने कुछ तरीके से अपने आप को संभाला और नेक्स्ट टाइमिंग में फिर आपने लोन लिया। अब लोन लिया तो कुछ पैसा आपको मिला, लेकिन वो पैसा उतना सफिशिएंट नहीं था कि जिससे आप लोन का पेमेंट कर सकिए। अब आप क्या पड़ गए, पिछले साल लोन लिया उसमें कर्जा फंसे, अगले साल लोन आपने फिर लिया फिर आप कर्जे फंस गए, उतना पैसा आपके पास आ नहीं पाया, क्या हो गए, धीरे 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 आप क्या हो गए, क्रेडिट के माया जाल में फंस गए। वो क्या कहला गया बच्चों, वो कहला गया क्रेडिट का हमारा निगेटिव रोल। जैसे एग्जाम होते हैं, वो आपके फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर ने क्रॉप्स के लिए बहुत बढ़िया फूड ग्रेन्स की सप्लाई के लिए आपने बहुत बढ़िया तरीके से कुछ सीड्स को फर्टिलाइजर्स को परचेस करने के लिए कुछ सामान उधार ले लिया या कुछ पैसे उधार ले लिया आपने। ठीक है, आपने उससे क्या किया भाई, ठीक है विंटर के टाइमिंग में बहुत बढ़िया धान की कटाई बुआई होगी, तो उस समय क्या करें, जो रबी की फसलें या जो फसलें होंगी उनको निकाला जाएगा। तो आपने क्या किया, प्रॉपर तरीके से लिया और आप डिपेंड ऑफ नेचर के ऊपर है। अब जो विंटर था वो उसको आना था नवंबर में, वो आ रहा है दिसंबर लास्ट में, तो अब 1-1.5 महीने की वजह से क्या हो गया, आपकी जो पूरी क्रॉप एक तरीके से वो खराब हो रही थी, या तो उसमें धीरे खुद उसमें कुछ कीड़े लग गए, खराब हो गए। अब सोचो कि जिससे आपको अर्निंग आनी थी और जिस इनकम के लिए आपने पैसा मार्केट से उठाया था वो तो सर सीजन की वजह से खराब हो गया, लॉस में कौन गया, आप गए। तो जब क्रेडिट बच्चों जो होता है वो आपको एक अच्छा पॉजिटिव रोल भी दे सकता है और क्रेडिट आपको क्या कर सकता है, एज अ निगेटिव रोल भी दे सकता है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़े चलो बच्चों। तो इसका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। अब देखो बच्चों, इसका तो एग्जांपल हम देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये 2 लोग का एग्जांपल दिया होगा, एक फेस्टिवल सीजन का और एक स्वप्ना की प्रॉब्लम का। तो देखो एग्जांपल फटाफट पढ़ लेते हैं कि इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ। अब 2 महीने के बाद फिलहाल एक फेस्टिवल सीजन आने वाला है। तो एक शू मैन्युफैक्चरर्स एक सलीम है,
उनको एक ऑर्डर रिसीव मिलती है एक लार्ज ट्रेडर से, जो कि उस शहर का बहुत नामी ग्रामी आदमी था। 3000 पेयर जूते बनाने का उसको ऑर्डर मिल गया और डिलीवरी करनी थी अ मंथ टाइम, 1 महीने का समय मिल गया। तो टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, तो भाई टाइमिंग पे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स। उन्होंने क्या किया, कुछ और वर्कर्स को अपने फर्म में हायर कर लिया। ठीक है, वो जो वर्कर्स होंगे, वो वर्कर्स क्या होंगे, वो स्टिच करेंगे, मतलब सिलाई बुआई में कटाई करेंगे, और कुछ लोग पेस्टिंग का काम करेंगे। तो ही हैज टू परचेज द रॉ मेटेरियल। इसके लिए क्या किया, उन्होंने कुछ रॉ मेटेरियल को परचेस कर लिया टू मीट दीज एक्सपेंसेस, जिससे कि उन्हें एक्सपेंसेस उनकी प्रॉपर तरीके से जो क्या मैनेज भी हो जाए, कवर भी हो जाए। तो सलीम ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। तो एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए सलीम के पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं। आप भी समझिएगा, अब उनके पास 2 ऑप्शन हैं। क्या क्या ऑप्शन कहता है भाई, Salim obtains loan from 2 sources. First, he asked the leather supplier to supply leather now. अब उनके पास पहला ऑप्शन ये है भाई कि जो सलीम साहब हैं वो क्या कर लें, वो जा करके वो सप्लायर को बोलते हैं भैया कि तुम मुझे लेदर की सप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, जब मुझे तुम लेदर की सप्लाई कर दोगे तो हम तुम्हें उसका जो पेमेंट होगा वो क्या कर देंगे, प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें इसका पेमेंट हम बाद में कर देंगे। मतलब जैसे ही हमारा गुड सामान बिकेगा मार्केट में, हम तुम्हें क्या कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे। एक तो ऑप्शन के पास ये हो गया कि सामान मंगा लो, काम कर लो, पेमेंट बाद में देना जब अर्निंग आ जाएगी तो। और या तो दूसरा ऑप्शन के पास था कि ही ऑब्टेन्स लोन्स इन कैश, या तो वो जो लोन ले वो कैश में ले लें। किसमें ले लें, कैश में ले लें, पहले से ले लें एक लार्जर ट्रेडर से, और एडवांस पेमेंट ले लें 1000 पेयर जूते का। भाई 3000 पेयर बनाने थे, ठीक है, और 1000 पेयर का अगर आपको एडवांस मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर लेंगे, तो एडवांस में जब चीजें मिल जाएंगी तो आप भी एश्योर हो जाएंगे, ठीक है। और उसका पेमेंट क्या होगा, और जो बाकी जो पैसा बचेगा वो सारे के सारे गुड्स की डिलीवरी करने के बाद हम लोग पेमेंट कर दिया करेंगे। तो 2 ऑप्शन के पास बचे हुए हैं। तो प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो एक पूरे महीने के अंत में क्या किया जाएगा, वो सारा का सारा हम आपको ऑर्डर दे देंगे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। तो इससे क्या मतलब बेटा, पैसा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, दोनों ऑप्शन, या तो भैया या वो लेदर जो रॉ मटेरियल हो वो सप्लाई पहले खुद से कर ले, और या तो क्या कर ले, सामने वाले बंदे से एडवांस ले ले। तो दोनों ऑप्शन के पास अवेलेबल है। जो भी ऑर्डर, जो भी उनके पास सोर्सेस होगा, उन दोनों सोर्सेस में वो बंदा क्या होगा, बेनिफिट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, और वो टाइमिंग पे सारे सारे गुड्स की डिलीवरी कर देगा। तो बच्चों ये तो हो गया फेस्टिवल सीजन का इज अ पॉजिटिव रोल। इसे कौन सा रोल कहेंगे, ये हमारा पॉजिटिव रोल हो गया। अब आइए थोड़ा निगेटिव ही हैं, स्वप्ना जी हैं, देखिए थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपकी बुक में बेटा एनसीईआरटी वाली बुक में पक्का दिया होगा, पेज में ये लिखा होगा। स्वप्ना बच्चों एक स्मॉल फार्मर है जो ग्रोस करती है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब हो गया मूंगफली, ठीक है, ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड, अपने लैंड के 3 एकड़ के एरिया में। सी टेक्स अ लोन, इसके लिए वो लोन लेती है मनी लेंडर से अपने एक्सपेंसेस को कल्टीवेशन के लिए, कटाई छटाई के लिए, और वो होपिंग आशा करती हैं कि जो हार्वेस्टिंग जब करेंगे तो वुड हेल्प रिपे द लोन। तो जब उसकी कटाई छटाई होगी तो जो उसको जब मार्केट में जाके बेचेंगे तो जो पैसा आएगा उससे जो हमने लोन लिया हुआ है वो लोन का पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। रीपेमेंट मतलब बच्चों होता है जो पैसा हमने लिया उसको इंटरेस्ट के संग वापस कर देना, दैट्स कॉल्ड अ रीपेमेंट। मिडवे थ्रू द सीजन, अब सीजन के मिडवे में आके देखा गया कि क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब धीरे उसमें कुछ कीड़े लग गए और क्रॉप हमारा क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। थ्रू स्वप्ना स्प्रेस हर क्रॉप्स, उन्होंने क्या किया और कुछ स्प्रे मारा अपने क्रॉप्स के ऊपर, विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स भी परचेस किया था, कुछ केमिकल्स लिए थे जिसके प्रॉपर तरीके से सब कुछ उन्होंने काम किया था अच्छी खासी खेती बाड़ी के लिए। फिर भी इट मेक लिटिल डिफरेंस, सी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डेट ग्रोस ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। धीरे धीरे वो लोन का कर्जा और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उनकी खेती क्या हो गई, खेती की चटाई जो कटाई छटाई है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट ईयर स्वप्ना एक नए लोन फिर से लेती है कल्टीवेशंस के लिए, और एक नॉर्मल क्रॉप होता है उस ईयर में प्रॉपर तरीके से बनाती है, बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन ये पैसा उतना ज्यादा, अब अगले साल भी उन्होंने लोन उठाया लेकिन वो लोन से जो उनको अर्निंग मिला वो उतना भी ज्यादा सफिशियंट नहीं था जो उनके पुराने लोन को भी प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, कंपेयर कर सके, या उनको भी पुराना पेमेंट भी उनको वापस कर सके। तो धीरे धीरे बच्चा क्या हो गया, शी इज कॉट इन डेट, वो कहां चली गई, वो लोन में फंस गई, एंड सी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट। इसलिए क्या हो गया, धीरे धीरे वो पूरे के पूरे आपके जो लोन का जो क्रेडिट का जो माया जाल है उसके अंदर वो पूरा का पूरा वो फंसते हुए रह गई। एक पॉजिटिव रोल देखे गया, एक क्या देखे गया, निगेटिव रोल। इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंट आपके लिए है, चॉइस आपकी है कि आपको पैसा कमाना है और कमा के उड़ाना है, या कमाना है कमा के बचाना है और बचाने के बाद उसमें से कुछ पैसा उड़ाना है। तो चॉइस इज योर्स, मार्केट इज योर्स एंड यू ऑल्सो योर्स, आप खुद अपने हैं, है ना। तो बच्चों ये क्लियर हो गया बात, चलिए आगे बढ़े फटाक से, चलिए देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, देखिएगा टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या कहता है। हमारे पास कौन कौन से टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं, तो बच्चों याद रखिएगा। पहला है पॉइंट पढ़ लीजिएगा,
इट इज अ सेट ऑफ कंडीशंस होते हैं जहां पे विच अ लोन इज गिवन, जहां पे बच्चों लोन दिया जाता है। इट में इंक्लूड मेथड ऑफ पेमेंट, इसमें आपका क्या मेथड ऑफ पेमेंट हो, देखो ये क्रेडिट के टर्म्स होते हैं। अगर आपने कोई सामान या आपने अगर पैसा उधार लिया है मार्केट से, तो इसमें आपको कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाए जाएंगे। कौन कौन से टर्म्स होते हैं आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझिएगा। जब भी आप लोन लेंगे या देंगे, आपको देखना होगा आप किस मेथड ऑफ पेमेंट से आप लोन ले रहे हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कितने टाइमिंग के लिए आप लोन ले रहे हैं, एंड कुछ और भी अदर रिलेटेड कंडीशंस होंगे, जैसे क्या उसके बदले में आपको सामान गिरवी हमारे पास रख रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, अपने पास एज जो लैंड होता है या कितने लोगों के पास जो बिल्डिंग होती है, वो एज अ कोलेट्रल मतलब एज अ सिक्योरिटी के तौर पे एज अ रखते हैं, गिरवी उधार रखते हैं, और इसके बदले में वो क्या करते हैं, बैंकों से फिर वो कुछ पैसे रिसीव कर लेते हैं। तो क्रेडिट का सबसे बड़ा टर्म क्या होता है, पहले वो ये बताता है कि किस मेथड से करेंगे भाई, मतलब पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं कि ऑनलाइन आपको पैसा चाहिए, जो भी होगा वो मेथड ऑफ पेमेंट आपका तरीका कहलाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 10%, 5%, 8%, जो भी आपका अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स करेगा लेंडर और बोरोवर के बीच में, मतलब जिसको पैसा देना है वो, जिसको पैसा लेना है वो, दोनों डिसाइड करेंगे, एक एग्रीमेंट होगा। और ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, कितने टाइम के लिए पैसा ले रहे हो। देखो अगर आपने मिनिमम का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर आपने समझिएगा मिनिमम रेट मतलब क्या होता है, अगर 1 साल तक के लिए आपने पैसा लिया उसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहेंगे या मिनिमम टर्म ऑफ लोन कहेंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, इसको मिनिमम बोलेंगे। मीडियम एक्सचेंज में आपके पास क्या आ जाएगा, कि अगर आपके पास मीडियम टर्म के लिए अगर आप पैसे उठाएंगे मार्केट में, तो उससे बच्चों बोलते हैं 1 से 3 साल के लिए पैसे उठाना या 1 से लेकर के 5 साल तक के लिए पैसे उठाना, समझ में आ रही बात। तो इसको बोलेंगे मीडियम टर्म। और एक बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक होता है लॉन्ग टर्म, मतलब अगर कोई बंदा 3 साल से ज्यादा के लिए पैसा उठाए या 5 साल तक के ज्यादा के लिए। अब सर हम 3 और 5 क्यों लिख रहे हैं, देखिएगा कुछ बैंकें 3 साल को ही मीडियम मानती हैं और कुछ बैंक जो होती हैं वो 5 साल को मानती हैं, जो कुछ फर्म होती हैं वो 5 साल को मानती हैं। तो 1 साल को मिनिमम टर्म माना जाता है। मीडियम टर्म आप 1 से 3 साल तक के लिए पैसे लेंगे और इसी साल के अंदर आपको पैसा वापस भी करना होगा। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, 3 साल या 5 साल के आप ज्यादा के लिए पैसे उठा सकते हो, 20 साल 25 साल के अंदर आपको वापस पैसा करना होगा, उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म में पैसों को देना। तो ये क्या होता है, हमारे कुछ क्रेडिट के टर्म्स हो जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, देखिएगा तो द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में भी जो भी अकॉर्डिंग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा बच्चों, वो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द होगा लेंडर एंड बोरोवर, जिसको पैसा देना है उनके बीच का और जिसको पैसा लेना है उनके बीच का। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज करेगा कि क्या उनका इंटरेस्ट रेट होगा, बोरोवर कब उसको कितने टाइमिंग तक अपने पास पैसों को स्टोर करके रखना चाहता है, और लास्ट में जब भी पेमेंट करेगा तो रीपेमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल, वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट के संग उसका पेमेंट करके देगा। एंड लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन, और जो भी लेंडर्स होंगे वो आपसे डिमांड कर सकते हैं, मतलब बोरोवर से डिमांड कर सकते हैं, भैया कि कुछ चीजें हमारे पास गिरवी के रूप में रखो, तभी हम तुमको क्या करेंगे, वो पैसा वापस करके देंगे, मतलब पैसा हम देंगे। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के बदले में हम पैसा उठा सकते हैं, तो ये मोबाइल फोन जो रखेंगे उससे बोल देते हैं कोलेट्रल कहते हैं, ठीक है। कोई सामान गिरवी रखना और उसके बदले में पैसे उठाना। कोलेट्रल एक एसेट होती है जो बोरो के खुद की होती है या उसे वो यूज करता होता है, और वो गारंटी के तौर पर लेंडर के पास रखता है कि भैया अगर हम इन फ्यूचर में आपका पेमेंट नहीं कर पाए, जो पैसा हमने आपसे लिया है, तो उस एसेट को आप अपने पास रख लेना या उस एसेट को आप मार्केट में सेल करना, और जो पैसा आएगा उससे अपना पैसा आप निकाल लेना। एक तरीके से बच्चा वो गारंटी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मान लिया अपने अब जितने रुपए का आपके पास लैंड रहेगा, जैसे 50,000 का लैंड था, तो आपको जो लोन मिलेगा बच्चों वो 35,000 मिलेगा या 40,000 ही मिलेगा, मतलब पूरा अमाउंट 100% लोन नहीं मिलता अगेंस्ट सिक्योरिटी के बदले में, ठीक है। जितना भी रहेगा उससे आपको 80% या 90% अमाउंट ही मिलेगा। सोचो कि 50,000 का मोबाइल है, मुझे 50,000 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। 50,000 के बदले में आपको 40,000 ही मिलेगा, 35,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी आपका कोलेट्रल रहेगा उसके हिसाब से काम करोगे। ये तो हो गया। एंड सम एग्जांपल बच्चे कोलेट्रल सिक्योरिटीज के, जैसे बोरोइंग आर, जैसे कुछ लैंड टाइटल्स हो गए, डिपॉजिट विद बैंक्स हो गए, या लाइव स्टॉक आपके पास होता है कुछ लाइव स्टॉक, जैसे वो एनिमल्स को लोग भी गिरवी रख देते हैं, भाई मेरे पास गाय है, बफेलो है, तुम इसको रख लो, उसके बदले में उसको पैसा दे दो। तो ये सब चीजें होती हैं वो हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं। क्लियर बच्चों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और तुरंत हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों देखिए वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स क्या है, उसके बाद पढ़ लीजिए फटाक से। देखिए वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें कई तरीके के लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स होते हैं। अब जो हमारे कंट्री में जो डेवलप किया गया है वो क्या किया गया है कि लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्रेडिट की अरेंजमेंट सर कहां कहां से होती है, कौन कौन हमें क्रेडिट देता है, तो समझिएगा गांवों में जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं तो वो पैसे उधार लेते हैं, किससे लेते हैं, गांव के ही किसी मनी लेंडर से लेंगे, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देते हैं,
किसमें देते हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेट देंगे, मतलब 20% हो गया, 25% हो गया, या 30% तक भी अमाउंट में लोग अपना लोन देते हैं। अब किसान तो बेचारे गरीब हैं, अब उन्हें खेती बाड़ी करनी है, इस भी उम्मीद में ले लेते हैं कि भाई क्या पता इस बार खेती थोड़ी ज्यादा हो जाए, अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो भाई जो पेमेंट आएगा हम पेमेंट सामने वाले का पूरा कर देंगे, इस उम्मीद से लेते हैं। लेकिन धीरे 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 बहुत ज्यादा कर्जा क्या होता है, उनको उस कर्जे की माया जाल में फंसा के रख देता है। तो इस तरीके से वो क्रेडिट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, लोन फ्रॉम ट्रेडर्स जो होते हैं फार्मर्स, वो लोन पा सकते हैं कुछ अपने एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स के थ्रू, वो भी एक तरीके से एक ऑप्शन है बच्चों कि जो ट्रेडर जो फार्मर्स होते हैं वो उनको भी लोन मिल जाती है एग्रीकल्चरल ट्रेडर्स से एज अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट द ट्रेडर्स ऑल्सो गेट द प्रॉमिस ऑफ द फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू हिम ओनली। लेकिन इस बात का वो वादा करेंगे कि जो भी फार्मर अगर उनसे पैसा लेके जा रहे हैं तो जो सामान होगा, जो भी आप प्रोड्यूस करोगे हमारे पैसे दिए गए पैसों से, जो भी प्रोडक्शन करोगे उन प्रोडक्शन से किया हुआ जो भी सामान होगा तुम हमें ही ला करके बेचोगे, तभी तुम्हें हम क्या करेंगे, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देंगे। पैसा लेना है ले जाओ, या तो तुम चल जाओ ऊपर मनी लेंडर के पास चल जाओ जो तुम्हें पैसा दे देगा अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हायर रेट देगा, फिर सामान बेचने का तुम जहां मन करे वहां सामान बेचो। लेकिन यहां पे तुम्हें हम लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, लेकिन शर्त हमारी ये रहेगी, ये मनी लेंडर शर्त लेता है किससे, कंडीशन रखता है फार्मर सामने कि तुम्हें हम कम दामों पे इंटरेस्ट पॉइंट पे तुम्हें लोन दे देंगे, तुम खेती बाड़ी करो, क्रॉप्स डालो, फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करो, सीड्स डालो, जो करना है वो करो, लेकिन जब भी सामान बन जाएगा तो लाके तुम बस मुझे बेचोगे, मार्केट में किसी और को नहीं बेचोगे। तो सस्ते दामों पे वो परचेस कर लेते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से वो एक्सप्लॉइट ही हो रहा है, जो फार्मर है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा तरीके से बिसाइड मेकिंग प्रॉफिट चल जाती है। तो वो क्या करते हैं, क्रॉप परचेस करते हैं फार्मर से लो प्राइस पे और बाद में उन्हें को ही सेल कर देते हैं जब उसका रेट क्या होता है, उसे हाई होता है। अब 15 रुपए में परचेस कर लिया और मार्केट में जब तब बेचेंगे जब वो 25 रुपए का हो जाएगा। तो कम दामों पे बेटा परचेस करना और ज्यादा दामों मार्केट बेचना, ये भी एक तरीके से अब उनका क्रेडिट अरेंजमेंट है। अगला कहता है लोन फ्रॉम बैंक्स, सम फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम कल्टीवेशन फ्रॉम बैंक से ले सकते हैं। तो अब उसके बाद क्या, मनी लेंडर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, अब बैंक आ जाता है। बैंक बोलता है भैया कि हम भी आपको लोन देने के लिए रेडी हैं, आप हमारे पास भी आइए, कल्टीवेशंस के लिए जो कटाई छटाई करनी हो, आपको बुआई करनी हो, आप हमसे लेके पैसे जाओ, हम भी आपको क्या कर देंगे, लो रेट पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। एंड बैंक्स आपको अलग तरीके से कुछ प्रोवाइड फैसिलिटी भी देगा एज ए बोरोवर्स को कि ठीक है एक बार में पेमेंट नहीं कर पाओगे तो छोटे छोटे ईएमआई में हमको पेमेंट कर देना। तो इस तरह बैंक की फैसिलिटी बहुत अच्छी खासी हो गई। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयज हो गए जिनके पास एग्रीकल्चरल लेबर, उनके पास जमीन ही नहीं है, ठीक है, एंड वर्कर्स डिपेंड ऑन देयर एम्प्लॉयज फॉर लोन। तो द वर्कर्स वर्क फॉर लैंड ओनर्स इन ऑर्डर टू रिपे द लोन। तो क्या होते हैं जो लोन होते हैं बच्चों फ्रॉम एम्प्लॉयज के, जिनके पास ऑलरेडी क्या होती है, जमीन नहीं होती है, फिर भी वो काम तो करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं काम करेंगे और काम करने के बाद वो किसी क्या एज अ मजदूरी एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम करेंगे, जो पैसा आएगा फिर उस पैसे से लोन का हिसाब किताब बाद में चुकता किया जाएगा। कुछ बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे कंट्री बना दी गई है, जो उसका मेजर सोर्स है कि चीप क्रेडिट, मतलब बहुत सस्ते दामों पे हमको क्या मिलती है, जब क्रेडिट हमको आसानी से मिल जाती है। लोन्स जो होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, कोऑपरेटिव मतलब होता है 10 20 25 50 लोगों का, 100 लोगों का, 200 500 1000 लोगों का एक ग्रुप होता है, जहां पे कुछ लोग अपने पास पैसों को एज अ डिपॉजिट करके रखते हैं और ये उनकी हेल्प करते हैं जिनको एक्चुअली पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रेडर, मनी लेंडर या बैंक जो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं आपसे लोन देने के बदले में, ये लोग आपको बिल्कुल सस्ते दामों पर क्या कर देंगे, आपके हेल्प के लिए। कोऑपरेटिव का मतलब होता है बच्चों हेल्प के पर्पज से। तो हम आपको कोऑपरेट कर रहे, नहीं बोला जाता कभी कभी क्लास में कि मैं आपकी कोऑपरेट में, ठीक है मैं तुम्हारा कोऑपरेट कर लूंगा, टीचर बोलते हैं बच्चों एक दूसरे को कोऑपरेट किया करो, तो मतलब हो गया हेल्प। तो हेल्प के पर्पज से एक सोसाइटी को डेवलप किया गया जिसे बोला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, और ये मार्केट रेट से बहुत कम और सस्ते दामों पर क्या करेगा, आपको लोन प्रोवाइड करके दे देगा। क्लियर बच्चों, चलिए ये पढ़ लिया फटाक से, तो बढ़िया इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बच्चों अगला क्या होता है, दो सेक्टर हमारे पास रखा गया। पहला कौन कौन सा सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर जो होते हैं क्रेडिट इन इंडिया। अब देखो दो सेक्टर हमारे पास हो गया, पहला हमारे पास कौन हो गया, फॉर्मल सेक्टर। अब देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या हो गया। फॉर्मल मतलब जिसको गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई एक ऑथराइजेशन बॉडी हो, उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मल सेक्टर। आपने लेटर लिखते होगे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल मतलब सर बाकायदा प्रॉपर प्रिंसिपल्स को, रूल्स को फॉलो करते हुए बात करेंगे और दूसरी बात नहीं करेंगे, प्रोफेशनलिज्म को फायदा एक फोकस करते हैं। और इनफॉर्मल मतलब क्या हो गया, सर अपने दोस्त यार, रिलेटिव, फ्रेंड्स हो गए, उनके लिए बात करना हो गया। तो यहां पे भी कहता है कि सर कुछ फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेस हमारे बैंकों को डेवलप किया गया है और आरबीआई की तरफ से साफ साफ आदेश है, मतलब इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या भाई, कि आप कम दामों पे एज अ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे, उनके बदले में आप कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब उनसे बदले में कोई आप एसेट्स अपने पास गिरवी रखवा सकते हो,
ठीक है। और हर आपके एक एक चीजों को सुपरवाइज किया जाएगा। सुपरवाइज मतलब बच्चा, सुपर मतलब होता है एज अ ऊपर से, और विजन मतलब होता है देखना। तो मतलब जब हम आपकी हर एक एक एक्टिविटी को सुपरवाइज करेंगे उसे ही कहा जाता है। तो फॉर्मल सेक्टर को कौन सुपरवाइज करता है? सारे बैंकों को द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे भारत का इकलौता एक यही है पूरा कंट्रोलर ऑफ द बैंक है। सारे बैंकों का कंट्रोलर, पप्पा कह लीजिए इनको, द फादर ऑफ द ऑल बैंक्स हैं। ठीक है। जैसे हमें और आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोग किसके पास जाते हैं? पापा के पास जाते हैं। पापा 100 रुपए दे दो, पापा 200 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, कल ट्रिप पे जाना है, कुछ भी का पैसे मांगते हो ना। सेम इसी तरीके से धीरे धीरे जब आप पैटर्न को फॉलो करते हो तो बैंकों को भी भाई पैसों की जरूरत पड़ती होगी। तो बैंक किसके पास जाएंगे? तो जो बैंक होते हैं वो भी जाते हैं अपने पापा के पास। और पापा का नाम क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भाई हम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं, जो पैसा चाहिए मुझसे मांग लो, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आरबीआई उनको पैसे दे देती है, फिर उनसे कुछ इंटरेस्ट भी ले लेती है। अब देखो आरबीआई इंश्योर करेगी बच्चों, क्या करेगी कि जो बैंक्स होंगे वो लोन देंगे, केवल प्रॉफिट के लिए नहीं देंगे, बिजनेस और ट्रेडर्स के लिए। इस बात को देखेंगे कि जो छोटे छोटे स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोग होंगे या स्मॉल बोरोस होंगे, उनके हितों का ध्यान रखा जाए। हितों का मतलब उनके बेनिफिट्स के लिए दिया जाए, उनके पॉजिटिविटी के लिए दिया जाए, उनके बेनिफिशियर्स के लिए दिया जाए। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। तो आरबीआई क्या कर रही है बच्चों? प्रॉपर तरीके से देखिए कि कोई ऐसा कोई बैंक तो नहीं जो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है हमारे पब्लिक से, हमारे लोगों से। तो ये सब चीजों को मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना किसका काम होता है? आरबीआई का होता है। द बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली, और जो बैंक होंगे वो सारे का सारा अपना वो जितनी सारी इंफॉर्मेशन होगी वो सबमिट करेंगे किसके पास? एज अ पीरियोडिकली आरबीआई के पास। और आरबीआई हर चीजों को प्रॉपर तरीके से देखेगी, कितना पैसा आपने दिया, कितना पैसा आपने लिया, उन हर चीजों को प्रॉपर तरीके से क्या करेगी कंपनी? जो आरबीआई होगी मॉनिटरिंग करेगी और ऑब्जर्विंग करेगी। आरबीआई मॉनिटर करेगी दैट बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था क्या कि कभी भी बैंक अपने पास एज कैश को नहीं रखती। तो क्या करना होगा? तो आरबीआई ने एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करके दिया था कि 15% ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी अपने बैंक में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बंदे आपके पास एज डिपॉजिट करने के लिए आते हैं बच्चों, वही बंदे क्या होते हैं? आपके पास एज पैसे विड्रॉल करने भी आएंगे, और जब पैसे विड्रॉल करने आएंगे तो उन्हें देना होगा कैश। ठीक है। चलिए इस पॉइंट को आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। देखिए अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल बच्चों क्या हो गया? जिनके ऊपर कोई माई बाप ना हो। अब माई बाप का मतलब सर जैसे कि फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कौन था? आरबीआई था। इनको कंट्रोल करने के लिए कौन हमारे पास हो गया? कोई नहीं होगा। इसमें कौन होंगे बच्चों? मनी लेंडर्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो बहुत ज्यादा तरीके से क्या करेंगे? एज अ लार्ज फार्मर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, तो इनके थ्रू पैसे मिलेंगे। तो इनमें भी बहुत ज्यादा तरीके से पैसे दिया जाता है, लिया जाता है। तो दिस सेक्टर चार्जेस हायर इंटरेस्ट रेट। जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं जिनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होता, कोई कंट्रोलिंग नहीं होती, कोई मैनेजिंग नहीं होती, वो क्या होती हैं? इस सेक्टर में आते हैं। एंड पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर मे नॉट टू डू सो बिकॉज सो द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इस सेक्टर से बेटा पैसा उठाने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए कोई इनके ऊपर ऑथराइजेशन बॉडी है ही नहीं। ठीक है। चलो बैंक्स होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो इंक्रीज करती हैं कि आपको भाई एक तरीके से पैसा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आ गए, जैसी कोई कंपनियां जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं बच्चों, तो इन सिचुएशंस में ये जो बैंक होती हैं तो उनको पता है मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे प्रोवाइड करती हैं। नॉर्म्स फॉलो करेंगी गवर्नमेंट के रूल्स से रेगुलेशंस को, लेकिन आपसे ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलो करेंगी। ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाएगा। ठीक। अब देखिए ग्राफ देखिए, हमारे कंट्री में जो सोर्स ऑफ क्रेडिट है, कहां से बच्चों पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। देखिए हमारे कंट्री में कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो 52% तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। जो 12% है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक देती हैं। कुछ फॉर्मल एजेंसीज हैं जो 4% लोन डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मनी लेंडर जो हमारे कंट्री में होते हैं वो 20% तक का लोन प्रोवाइड करके देते हैं। कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फ्रेंड्स से भी हम लोग पैसे उठाते हैं, 8% भी है। कुछ अदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से एजेंसीज हैं जो 3% लोन देती हैं, और कुछ लैंडलॉर्ड्स हो गए जो 1% तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा का पूरा बच्चों हम लोग का एक पूरा ग्राफ बना हुआ है। तो ये हमारे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है, किन किन सोर्सेस से हमको एज उधार मिलता है या हम एज अ क्रेडिट को अरेंज कर सकते हैं। ये रूरल इंडिया में वो 2024 का बच्चों ये आपके सामने फिगर आउट है, आप इसे देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे और इसे समझ लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। आगे बढ़ लिया जाए फटाक से तुरंत। चलिए भाई तुरंत आ जाते हैं आगे। अगला पॉइंट क्या होता है बच्चों? सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। अब बच्चों समझिएगा ये क्या होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब हो गया 15 से 20 लोगों की एक ऐसी टीम जो एक जगह कलेक्ट हो गई और उन लोगों ने अपनी टोटल अर्निंग में से कुछ पैसों को एज अ रिजर्व करने की सोच ली।
अब 15 से 20 लोग जब भी एक जगह पे अपने आप को बैठेंगे, समझेंगे, तो वो क्या होगा कि 15 से 20 लोग अपनी अर्निंग का छोटा सा अमाउंट अपने पास रिजर्व करके रखेंगे। उससे बोला जाता है बच्चा, वो क्या होगा, उन पैसों को रिजर्व करके उन 15-20 लोगों में से जिसको पैसों की जरूरत पड़ेगी एज अ लोन के रूप में वो पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और उनसे एक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का या बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट का उनसे प्रोविजन कर लिया जाएगा। या कभी कभी कुछ कुछ केसेस में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो तो इंटरेस्ट भी नहीं लेते, बस हम अपने पास पैसे इसलिए जुटा रहे हैं कि भाई ये पैसा उठा करके हम उसकी मदद कर पाए जो हमारे टीम के अंदर बंदा बैठा हुआ है। तो बच्चों याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिनिमम आपको बस कोई 15 से किसकी तो की जरूरत है। देखिएगा यहां पे बहुत सबसे सिंपल होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बच्चों वो होती है, सेल्फ मतलब खुद से, हेल्प मतलब मदद करने के उद्देश्य से, और ग्रुप मतलब एक संगठन। तो जब किसी ग्रुप को एज हेल्प करने के एम से अपनी एक छोटी सी यूनिट बनाई जाती है, उसमें क्या होते हैं 10 ज्यादा लोग नहीं होते, कोई 15 से 20 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। ये 15-20 लोग अपनी अर्निंग का एक छोटा सा अमाउंट 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया रिजर्व करके रखेंगे और हर महीने रखेंगे, और हर महीने के बाद में एक ऑप्शन होगा भाई कि किसी को पैसे चाहिए क्या। अगर किसी को पैसा चाहिए तो भाई हमारी जो एक ग्रुप है वो आपकी हेल्प कर देगी। तो या तो इंटरेस्ट दे करके या तो बिना इंटरेस्ट लिए हुए हम क्या करते हैं, सामने वाले बंदे को उसकी मदद कर देते हैं। तो सब सामने वाले, अब उससे क्या होगा, उसको मनी लेंडर के पास नहीं जाना होगा, ट्रेडर के पास नहीं जाना होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं जाना होगा, कोऑपरेटिव वालों के पास नहीं जाना होगा। तो सारा काम कहां हो गया, उन 15-20 लोग के बीच में ही हो गया। धीरे धीरे ये पैसा, अब जिसको जिस महीने पैसा नहीं चाहिए तो वो पैसा रिजर्व हो जाता है, फिर धीरे धीरे उन्हें हर महीने पैसा जमा करना होता है। सोचो कि अगर कोई बंदा जो कि 1000 रुपया, इसको भाई चेंज कर लेते हैं, कि अगर मान के चलो कि अगर वो 1000 रुपया अगर वो 12 महीने जमा करेगा तो कितना हो गया बच्चों, 12,000। और यही काम अगर 15 लोग करेंगे तो कितना हो गया, तो 1,80,000 रुपया। अब 1 साल के बाद या 1 साल में अगर किसी बंदे को कुछ पैसा चाहिए तो बाहर के लोन लेने से ज्यादा अच्छा क्या होगा कि भाई हम अपने ग्रुप वाली टीम से क्या कर लेंगे, पैसों को उठा लिया जाएगा, पैसों को हम अरेंज कर लेंगे। वो क्या हो गया हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें बहुत सारे लोग नहीं होते, बस मिनिमम कितने होते हैं, 15 से 20 मेंबर होंगे जो एक छोटा सा स्मॉल लोन लेते हैं ग्रुप के लिए, ठीक है, एंड मीट देयर नीड, जो आप अपने वो नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे किसी को सिलाई मशीन लेनी हो, किसी को कोई क्रॉप के लिए कोई बढ़िया सीड्स लेना हो, फर्टिलाइजर लेना हो, कोई केमिकल्स परचेस करना हो, अब पैसा उसके पास नहीं है, फिर दूसरे के पास जाएगा तो फिर उसे कोलेटरल रखना पड़ेगा, अब उसके पास तो कोलेटरल भी नहीं है। तो अगर वो 15-20 लोगों की टीम का मेंबर है तो उसे बहुत ज्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, सबका मालिक एक। तो 15-20 लोग क्या होंगे, वो ऑलरेडी अपने पास पैसों को रिजर्व करके रखे हुए हैं। आपको जब जरूरत पड़ेगी आप उनमें से पैसा लीजिए, अपनी नीड को फुलफिल कर लीजिए। जब पैसा आपको आ जाए फिर वो वापस पैसा विथ इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट न भी रहे तो भी आप पैसा वापस कर दीजिए। इससे क्या हो गया बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाए, ठीक है। आफ्टर 1 और 2 ईयर्स द ग्रुप इज रेगुलर हो गया बच्चों सेविंग। अगर मान लीजिए 1 या 2 साल के बाद अगर वो ग्रुप और ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, अब बहुत अच्छी खासी सेविंग कर लेता है, तो बिकम्स, वो एलिजिबल हो जाता है लोन लेने के लिए बैंकों से। तो बैंकों से भी उसे लोन मिल सकता है, और बैंक ऐसे ग्रुप्स को बहुत ज्यादा मदद करते हैं जब बहुत ज्यादा अच्छा खासा लोन दे करके, ठीक है। तो और जो लोन सैंक्शन किया जाएगा बच्चों उस ग्रुप के नाम पे, जैसे मान लीजिए वो ग्रुप का नाम हो गया सुख दुख के साथी, सबसे एग्जांपल बात, किसका नाम हो गया, सुख दुख के साथी। तो सुख दुख के साथी में कितने लोग हो गए, 15 से 20 लोग हो गए। 15 से 20 लोग क्या कर रहे थे, हर महीने अपनी कुछ अर्निंग या कुछ सेविंग्स थी वो जमा करके रख रहे थे बैंकों में या अपने पास रख रहे थे। धीरे धीरे अब जिसको जरूरत पड़ती थी वो पैसे विड्रॉल कर लेता था, विथ इंटरेस्ट पैसा वापस कर देता था, या इंटरेस्ट नहीं भी होता तो भी पैसा वापस कर देता था। फिर धीरे धीरे यही जो सुख दुख के साथी का जो ग्रुप था धीरे बड़ा हो गया। बड़ा मतलब बेटा पैसे के मामले में, क्योंकि सेविंग्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई। अब हमारी इस एलिजिबिलिटी को देखते हुए बैंक को थोड़ा हमारे ऊपर लगा, भाई तुम लोग तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, सुख दुख के साथी वाले अच्छा काम कर रहे हो, अब एक काम करो, हम जो होगा हम तुम्हें कुछ लोन भी दे देंगे तुम्हारे ग्रुप के नाम पे। तो सुख दुख साथी के नाम के ग्रुप पे क्या होगा बच्चों, लोन भी मिल जाएगा। एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर। इस तरीके से क्या होगा, जो मेंबर्स होंगे उनको एक तरीके से सेल्फ अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, एक तरीके से रोजगार का मौका मिल गया। फिर ये जो ग्रुप होगी फिर वो उन लोगों को पैसा देगी प्रॉपर तरीके से, मतलब बैंक से पैसा लिया, अब इनके पास पैसे आ गए, अब इस पैसे से ये अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने सामने वाले बंदे को पैसे दे सकते हैं, सामने वालों की नीड उनकी हेल्प कर सकते हैं। सारा काम बच्चा सेल्फ हेल्प ग्रुप में किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या हो गया रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज एंड टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। द ग्रुप डिसाइड्स रिगार्डिंग द लोन्स टू बी ग्रांटेड। तो भाई लोन जो होगा उस ग्रुप के नाम के ऊपर आएगा, जो लोन होगा उससे पैसों दिया भी जा सकता है, पैसे के लिया भी जा सकता है, कुछ अच्छे जगह उसका प्रोडक्टिव उनका यूज भी किया जा सकता है, जो एक दूसरे की बेनिफिशियल के लिए होते हैं। इन्हें कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों, समझिएगा, फटाक से पढ़ लीजिएगा।
द ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों रिपेमेंट करने के लिए। आपने जो लोन लिया है आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या पेमेंट करेंगे। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाई any one member is taken seriously by other members in the group. So due to this feature, bank provide loan to the poor women when organized in SHG and इवन विदाउट कोल। तो बिना किसी को देख रहे हैं ये पूरी टीम बनी बैठी हुई है। अब इनमें से मान लीजिए किसी एक महिला को या किसी एक वुमेन को पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उस एसएचजी नाम के ग्रुप के आधार पर, बेस के नाम पर बैंक उनको कुछ लोन या कुछ पैसा उनको दे सकता है विदाउट एनी कोलेटरल। तुम्हारे पास कोई एसेट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, गिरवी मत रखो, तुम आओ और ये बता दो तुम किस ग्रुप से बिलोंग करते हो, तुम्हारा कोई अपना कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? हाँ सर, हमारा सुख दुख के साथी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है भाई, तुम्हारे उस नाम पे बैंक क्या करेगा, आपको कुछ पैसे सैंक्शन कर देगा, लोन दे देगा। ये हमारी कहानी कहलाती है। एंड द एसएचजी हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलियंट। इससे वो क्या हो जाएगी, आत्मनिर्भर बनेगी, अपना कुछ बढ़िया काम कर पाएगी, कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्टिव यूज में क्या लेकर के आएगी, सिलाई मशीन लेकर के आएगी, तो सिलाई करने का काम करेगी, कुछ बढ़िया बढ़िया अपने नर्सरी में कुछ अगर एग्रीकल्चरल फील्ड्स डेवलप करना होगा तो उसको भी डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो वुमेन शुड डिस्कस एंड एक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ द सोशल इश्यूज सच एज द हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। इन सब चीजों से बेटा बचाया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो लो होते तो लिखा हो ना कि कुछ ऐसे सोशल इश्यूज हैं तो उस पर भी थोड़ा एक्ट किया जा सकता है, तो उनके हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, डोमेस्टिक जो वायलेंस होते हैं उनसे बच भी सकते हैं और अपने आप को अच्छा खासा डेवलप भी कर सकते हैं। तो ये सब सारा काम किस में आएगा, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर होगी बात, समझिएगा बच्चों। एक बात याद रखिएगा, पैसा कभी भी गोल नहीं हो सकता। जो पैसा होता है ना कभी भी गोल नहीं हो सकता, गोल आजादी होती है। गोल क्या होती है, गोल हमारी आजादी होती है, और उस आजादी को पाने के लिए एकमात्र रास्ता पैसा है। इसलिए पैसा कमाइए और जितना पैसा कमाइए उतने पैसों को सेविंग भी करिए, क्योंकि आज के समय में जितना पैसा आपके पास होगा तब आप राजा कहलाएंगे। कितना आपने कमाया, कितना आपने उड़ाया, वो बात कोई नहीं जानेगा। कितना पैसा आपके पास है आपको लोग इससे जज करेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन हमने उठाए हुए हैं, कुछ सीबीएसई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। भाई जो चीप और जो एफोर्डेबल जो क्रेडिट होता है, क्या वो क्रूशियल है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए? तो आपको जस्टिफाई करना होगा अपने स्टेटमेंट के बारे में। मतलब आप बता सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि किस तरीके से कौन से वर्क को डेवलप करना होगा, क्या काम करना होगा। ये जितने सारे जो फीचर और जो फिगर आप करते हैं, अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? तो बताइए, चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट का क्रूशियल है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आपको क्या लगता है? आपको पता है ना कि हमारे कंट्री में कैपिटल दो तरीके से होती है बच्चों। कौन कौन सी होती है? एक हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल होती है, और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, एज अ वर्किंग कैपिटल होती है। भाई अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो आपको एज अ मशीनरी परचेस करना होगा, ठीक है, या आपको कोई एसेट्स परचेस करना होगा, तो इन सब चीजों के लिए आपको पैसे जरूरत पड़ेगी, उसे बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे आपके पास हो गया कैश इन हैंड्स हो गए, ठीक, या आपके पास एज अ कैश एट बैंक्स हो गए। तो मतलब जो पैसा आपको एज अ नॉर्मल कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए चाहिए, उन सब चीजों के लिए आपको पैसे अरेंज करने होंगे। तो इन सब चीजों को, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल को हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां चाहिए भाई? तो आप सोचोगे ना भाई चीप मिले और एक एफोर्डेबल क्रेडिट हमको मिल जाए। अब इससे क्या हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, वो तो कंट्री को डिपेंड करेगा। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो सबसे पहले इस कैपिटल को फिगर आउट कर लीजिएगा और ये मेंशन कर दीजिएगा सामने वाले एग्जामिनर को कि भाई फिक्स्ड कैपिटल में कंपनी कब किन कैपिटल का इस्तेमाल करती है और अपने वर्किंग कैपिटल में किसका इस्तेमाल करती है। फिर उसके बारे में कुछ सम पॉइंट जो हमारे होंगे एक्सप्लेनेशन करने के, आप वो कर सकते हो। ठीक है, चलो इसी तरीके से एक क्वेश्चन बच्चा हम लोग को और आगे आता है, कहता है कि सर क्रेडिट समटाइम्स पुशेस द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल तो सपोर्ट द स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको वो एनसीईआरटी वाले दो लोग के बारे में बताया था। एक वो सलीम भाई साहब थे जिन्होंने इनको एक वो शू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, तो उनके लिए जो क्रेडिट था वो तो पॉजिटिव रोल हो गया। लेकिन एक स्वप्ना मैडम भी थी जो ग्राउंडनट की जो खेती कर रही थी अपने ही नर्सरी में, तो उनके लिए वो क्या हो गया, वो क्रेड के जो ट्रैप, क्रेड मतलब क्रेडिट जो हो गया वो डेट के ट्रैप में ऑलरेडी क्या हो गई, फंस गई। वो भी क्या हो गया, एक तरीके से उनके लिए इतना पेनफुल हुआ, पूरे माया जाल में फंस गई। धीरे धीरे न तो उनको इनकम मिल पाई, न तो वो सारे सारे लोन का रीपेमेंट कर पाए। तो उन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन विथ एग्जांपल्स देके आप क्लियर कर लेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए आ जाएगा। ठीक है, इसको भी फिगर कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये बच्चों का बस एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई के कई सारे एग्जामिनेशन पेपर में बार बार पूछा हुआ है। बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बस आपको बता दे रहा हूं कि किसको कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर डिपॉजिट्स विद द बैंक बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द नेशन। अच्छा भाई, देश के लिए और
जो कंट्री की जो बाकी जो पब्लिक है जो पैसा अपना जमा करती है, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल कैसे? सोचो, हमारे पीपल दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक वो पार्ट जो पैसा जमा करता है और एक वो पार्ट जिसको पैसे की एक्चुअल में नीड होती है। मतलब एक सेवर और एक कौन होता है? बोरोवर। सेवर क्या करता है? अपने पैसों किसको देता है? बैंकों को देता है। बैंक उनके ऊपर क्या देता है? एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब एक पार्टी जो एक ग्रुप बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है? भाई मुझे पैसा चाहिए, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे कुछ इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, मुझे पैसा दे दो। अब वही बैंक जो आपकी डिपॉजिट होती है वो किसको देती है? बोरोवर को, और उसके बदले में उससे कुछ कोलेटरल मतलब कुछ सिक्योरिटी रिजर्व करा लेती है, जैसे लैंड हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, कोई भी हो गई। अब जब ऐसे बोरोवर को जब बैंक पैसा देती है तो उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है, और हमें क्या देती है? जो पीपल जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है उन्हें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। वो क्या हो गया? बीच का जो टर्म है उसमें बेनिफिट कौन कमा रहा है? बैंक कमा रही है। वो क्या हो गया बच्चों? तो बस हमको इसी सारे पॉइंट में एग्जांपल के संग में ऐसे छोटे छोटे जो एग्जांपल्स होंगे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, आप उससे का इसमें इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा खासा ये 4 नंबर के जो आंसर होंगे आप गेन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जस्टिफाई करना है रोल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी मैंने आपको बताया 15 से 20 लोगों का वो ग्रुप जो एक दूसरे के हेल्प करने के पर्पज से ही जनरेट किया गया है। 15-20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अपनी टोटल अर्निंग महीने की एक छोटी सी कमाई, 100 रुपया हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, जो भी होगा सेविंग करेंगे और हम उनकी हेल्प करेंगे। हेल्प मतलब बाहर लोग की हेल्प नहीं करेंगे, उन्हीं 15-20 लोग में से अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ेगी सिलाई मशीन परचेज करने के लिए, क्रॉपिंग करने के लिए, या कुछ फूड ग्रेन्स को डेवलप करने के लिए, सीड्स फर्टिलाइजर्स को लाने के लिए, केमिकल्स लेने के लिए, तो भैया आपको मनी लेंडर्स के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रेडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। कहां जाओगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका इंतजार कर रहा है, आप आइए, आप हमसे पैसे लेके जाइए, या तो मिनिमम इंटरेस्ट पे या तो नो इंटरेस्ट पे, जैसी आपकी कंडीशन वैसा आपका काम होगा। ठीक, उसके बारे में लिख देंगे। और लास्ट क्या कहता है बच्चों? बैंक्स आर एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बैंक एक एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है? आपको बताना होगा। भाई बिल्कुल है सर, आरबीआई तो पप्पा हैं सारे बैंकों के। वो क्या कह रहे थे? भैया सारी करेंसी को इशू करने का राइट किसके पास है? सबका मालिक एक, मेरे पास है। तो मैं जो इस बात को बोलूंगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस बोल दिया ये करेंसी है, तो ये करेंसी अगर वैलिड होगा तो इसी करेंसी को क्या माना जाएगा? पूरी कंट्री में वैलिड माना जाएगा। कल की डेट में मोदी जी कहते हैं कि भैया सौरभ सर ने जो हाथ में ये पेंसिल लिया हुआ इसी पेंसिल को करेंसी मान लिया जाएगा। तो भाई पूरे वर्ल्ड की ऐसी कोई ताकत नहीं होगी जो रोक पाएगी इसको करेंसी न कहने से। तो जो भी ट्रांजेक्शन आगे इन फ्यूचर मेड किए जाएंगे वो किससे किए जाएंगे? हमारी इस पेंसिल से। ठीक बच्चों, देखिए सारे क्वेश्चन में पॉइंट आपको यहां पे लिखा हुआ है, 17 का, 15 का, 23 का, 24 का। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई कई बार पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोगों ने थोड़ा सा फिगर आउट करके लाके दिया हुआ है। एंड लास्ट में आते हैं बच्चों, आप लोग के लिए बहुत बड़ा सा थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से पढ़ा, समझा। बेसिकली बच्चों ये वीडियो उनके लिए जो अभी एग्जाम की तैयारी करने शुरू करने बैठे हैं और जिनका अभी इस वीडियो से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं हुआ है, तो फटाक से आप इस वीडियो को पूरा A to Z ब्रीफली पढ़ सकते हैं। और एग्जामिनेशन टाइमिंग के जस्ट पहले हम लोग एक छोटा से 15 से 10 मिनट का एक रैपिड रिवीजन कोर्स भी लेकर के आएंगे जो आपको 10 से 15 मिनट में पूरे इस चैप्टर के बारे में पूरा ओवरव्यू कर देगा। होपफुली बच्चों एंजॉय आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नए चैप्टर में नई एनर्जी के संग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।